प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी क्लिनिकल समाचार शुरू कर रहे हैं। मैं एक दो लोग को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने कोई रिपोर्ट शेयर किया है? हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर वो सिस्टर की रिपोर्ट है, हाँ उस पर आज डिस्कस करना था थोड़ा सा आपसे। ठीक है, बताइए क्या तकलीफ है? प्रेगनेंसी है सर, 12 वीक की, उसके साथ सिस्ट आ रहा है 10 सेंटीमीटर का। अच्छा, तो तकलीफ क्या हो रहा है? तकलीफ कुछ नहीं, दर्द तो कुछ नहीं है, ठीक ना सर। जी तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर सिस्ट की साइज बढ़ेगी तो लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या? सिस्ट कहाँ पर है? हम्म, मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, सिस्ट कहाँ पर है? मैंने भी देखा नहीं सर, अभी आया था कुछ देर पहले। अभी तो नॉर्मली दिख रहा है, कहाँ पे सिस्ट है आप देख के बताइए। आगे आगे रिपोर्ट हुई है ना सर, एंटी स्कैन मैं देखता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर सिस्ट है। सर ये है ना, कहाँ पे? लार्ज सिंपल सिंप्लेक्स सिस्ट लीजन मेजर 96 into 67 into 81 mm कहाँ पे कहाँ पे? एब्डोमिन पेल्विक कैविटी में। अच्छा आगे रिपोर्ट है ना, 12 वीक फीटस, 12 वीक एंड 6 डे। अच्छा, एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा। सबसे नीचे वाले रिपोर्ट में सर। मैटरनल सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट है। कोई चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चंद्रप्रभावती दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। सर इसमें बस्ती हो सकता है क्या? अभी प्रेगनेंसी में बस्ती देते हैं क्या? नहीं देते ना। नहीं। तो बस चंद्रप्रभा से सिस्ट की साइज के लिए चंद्रप्रभा से हो जाएगा। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट पानी का बुलबुला होता है, ओवेरियन हम्म, सिस्ट। हम्म, वो पानी निकाल देंगे तो चंद्रप्रभावती काम करेगा। ठीक ठीक। हाँ, बस्ती मत दीजिए अभी। अभी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, अच्छा सिस्ट अच्छा, देते हैं। चंद्रप्रभावती दीजिए, फिर बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक। ये वो सेफ ड्रग है, बाकी तो सेफ उतना नहीं है जितना चंद्रप्रभा है सेफ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और ठीक है सर। हाँ, मैं और सोच के बाकी बताऊंगा इसमें और क्या करना है। ठीक, ठीक है। ऐसे देखते हैं। कांचनार गुगुल भी दे सकते हैं, कांचनार गुगुल भी सेफ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, चंद्रप्रभा दे सकते हैं, गुगुल दे सकते हैं। अच्छा, बाकी मैं सोच के और बताऊंगा। हाँ ठीक है सर। शशि मैम, हाँ शशि मैम, आप कहाँ पर हैं अभी? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, मैं वाइजैक में हूँ। तो उनका तबीयत ठीक है अभी सर का? सर को सर बहुत ज्यादा डकार आ रही है, हद से ज्यादा उर्दू बात, और उस वजह से उनको तकलीफ हो रही है। तो हिंगवास्टक चूर्ण दीजिए ना। हाँ, हिंगवास्टक ही देती हूँ। मेरा इस वक्त हिंगवास्टक खत्म था, तो मैंने उनको सुबह, उन्होंने लसुनादी बटी लिया था तो भी आराम नहीं आया था। फिर मेरे पास यहाँ पर महाशंख बटी पड़ी थी तो वो मैंने दिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि रात में इनको कैस्टर ऑयल का मात्रा बस्ती दे दूँ सर, उससे आराम आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो वही चीज करने को। और सुबह दिन में उन्होंने सब्जी रोटी खाया था उस दिन। अभी रोटी वोटी बंद कर दूं क्या सर? हाँ, जब तक भूख नहीं लग रहा है तब तक सूप दीजिए, अग्नि प्रदीप तो नहीं दीजिए। हाँ, सूप तो अभी इस टाइम बनाया है, किस टाइम हुआ कि नहीं, खाना नहीं दूंगी इस टाइम, तो हाँ सूप ही दूंगी। हाँ, तो और क्योंकि हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक हाँ रहे तो वो दीजिए, लवण भास्कर, दाढ़ी मास्टक, या फिर त्रिकट्टु चूर्ण, शुंठी चूर्ण, हाँ कुछ ऐसा हाँ, दीजिए। त्रिकटु है सर। हाँ तो वो दे त्रिकटु दीजिए। भी है, सूंठी भी है। हाँ ऐसे ही दीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो सर उससे उर्ध्ववात में आराम आ जाएगा त्रिकटु से? हाँ आ जाएगा ना, दीपन पाचन होगा, वायु का अनुलोम, अगर आम पचेगा तो अपने आप वायु निकल जाएगा। अच्छा, वैसे तो आम पचक बोटी भी रखी है आपकी।
तो आम पाचक वटी दीजिए ना, वो तो सबसे बेस्ट है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था, आपकी जब विरेचन बटी इन लोग को देते हैं तो इन लोग को एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता, इन लोग को 3-4 बार जाना पड़ता है बराबर और ये ऐसे लोग ही। एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है सर? वो गोली ही वैसे है, मैं आपको दूसरी गोलियां दूंगा जो कम पावर की है। अच्छा ठीक है वो सर। तो विरेचन बटी है। विरेचन बटी तो मैंने बेटा जी को दिया, क्योंकि बेटा जी को भी क्या हो रहा था कि इधर फीवर हो रहा था, फिर अब इनको कफ एंड कोल्ड भी हो गया है, इनके एग्जाम है, तो ये दोनों लोग ही बीमार पड़े हुए हैं। तो तो बेटा भी वो उधर ही है आपके? हाँ, बेटा जी भी यहीं पर है। ठीक है। मैं देती हूँ सर, इनको त्रिकटु देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ सर। या थैंक यू मेरा सर। आम पाचक वटी दे दीजिए 5 गोली या 10। ठीक है सर, मैं इनको आम पाचक देती हूँ सर। हाँ, थैंक और यू सर। एरंडेल का बस्ती। फिर हाँ, बताइए। एरंड तेल की बस्ती वो मैंने सोचा है शाम को देने के लिए, मात्रा उसकी। ठीक है, फिर बताइएगा। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और बाकी लोग कुछ बताना चाहते हैं क्या? श्वेता जी, डॉक्टर श्वेता जी, डॉक्टर रजत सोनी जी, विनीता चौहान जी, कुछ बोलिए आप लोग। कोई केस वगैरह डिस्कस करना है क्या? प्रणाम सर। हाँ बताइए मैम। प्रणाम सभी लोगों को। सर वो मुझे अपने पापा के बारे में डिस्कस करना था सर। हाँ बताइए। सर उनकी एज 74 हो रही है। मतलब लगभग लास्ट मंथ उनको ना कोल्ड फीवर हुआ था, जैसे नॉर्मल फ्लू आजकल हो ही रहा है सीजनल। तो उस समय उनके प्लेटलेट काउंट कम हुए थे। अभी रिसेंटली उनको क्या हुआ कि हाथ के पास ना एक ब्लड का पैचेस सा उभरा है, तो वहां पे थोड़ा ब्लड सा दिख रहा था। तो उन्होंने कहा शायद किसी कीड़े ने काट लिया। मैंने उनको पंच वो दे दिया था, पंचतिक्त घृत गुगुल दिया था। उनका पेन भी हो रहा है, उनको जॉइंट्स में भी थोड़ा मतलब यूरिक एसिड भी उनको थोड़ा बढ़ा रहता है, वो दिया था। फिर मैंने कहा था कि आप गिलोय घनवटी भी आप साथ में ले लेना, तो उससे उनको आराम आ गया था। फिर एक दिन उनको क्या हुआ कि कुछ खाना खा रहे थे, तो ऊपर उनका पैलेट छिल गया। छिल गया उसके बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, काफी ब्लीडिंग हुई, और मतलब बंद नहीं हो रही थी। जबकि नॉर्मली जो माउथ के अंदर कभी भी ब्लीड होता है तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो ये उन्होंने मेरे को बताया नहीं। नेक्स्ट डे भैया, मैं गई थी ट्यूसडे मेरा ऑफ रहता, मैं मिलने गई तो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। फिर मैंने भैया को बोला इनका सीबीसी करवाओ, मुझे प्लेटलेट कम लग रहे हैं। कि लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जब हाथ पे हुआ था तब भी मुझे डाउट हुआ था कि कहीं ये प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो गए फिर से। तो अभी उनका टेस्ट करवाया तो बाकी सब चीजें तो नॉर्मल है सर, लेकिन प्लेटलेट काउंट ना 68 आ रहा है। अब वो लास्ट टाइम जब वो ठीक हुए थे तब करवाया था, तब भी वो 68 था। फिर कुछ दिन उनको गिलोय, पपीता और ये सब एलोवेरा ये मिक्स इसका जूस दिया था, मतलब रक्त पाचक दिया था, आरोग्यवर्धिनी इस तरह से दिया था, और एक लिवर टॉनिक भी दिया था। अभी भी फिर वही स्टार्ट किया सर। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी तो फीवर वगैरह भी उनको कुछ नहीं है, तो प्लेटलेट काउंट क्यों बार बार कम हो जा रहे हैं। भूख भूख भी सही लग रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हेतु होगा, कुछ लक्षण होगा। तो आप यही देते रहिए ना, जी जो आप सर। दी थी वही सही है। सर बाकी और उनको मतलब कोई कोई सिम्टम नहीं है, कोई वो कोई मतलब बात नहीं, फीवर वो नहीं है। सिम्टम इतने बड़े नहीं है कि आपको पता चले, लेकिन उनको यही सब देते रहिए कंटिन्यू 3-4 महीना। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सब दीजिए, अच्छी दवाइयाँ हैं। जी सर। हाँ, एक पपीते का रस एक बार में निकाल के दे दीजिए, पपीते के जी पत्ते सर। का रस। हाँ जी सर। ठीक है, बाकी रसायन वगैरह दीजिए ना, जैसे कि ब्रह्म रसायन वगैरह देंगी तो अच्छा रहेगा। ब्रह्म रसायन मैंने उनको चलाया था सर एक बार, फिर अभी फिर स्टार्ट करती हूँ फिर। हाँ, कोई रसायन देंगी तो हमेशा मेंटेन रहेगा सब चीज। नर्सिंग रसायन चलाया था सर एक बार। नरसिंह रसायन तो मक्खन जैसा होता है, वो खा पाएंगे? वो खा लिया था सर, पाउडर फॉर्म टाइप में भी आता है ना, तो वो भी। हाँ 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 ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं 1 मिनट ज्वाइन करता हूँ। शशि मैम आप थोड़ा संभालिए, मैं 1 मिनट पापा को लिटा रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। विनीता मैम, एक बात बताओ, आपके फादर को गैस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं, गैस एसिडिटी वगैरह की? मैम गैस एसिडिटी उनके काफी सारे ऑपरेशन वगैरह हो चुके हैं। उनको किडनी स्टोन, मतलब उनकी लाइफ ऐसी रही है ना कि बहुत सारी चीजें, उनको स्नेक बाइट हुआ, उनको गॉल गॉल ब्लैडर उनका ऑपरेट हो चुका है, उनका इंटेस्टाइन ऑपरेट हो चुका है, उनका किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है। तो काफी सारी चीजें हैं, ये सब तो बैक हिस्ट्री में मतलब एट ए प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ कि अभी तो उनको ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर डाइजेशन के लिए
अभी उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे से बोला था मुझे गैस की दिक्कत हो रही है, तो मैंने उनको हिंगोस्टिक चूर्ण दे दिया था और आरोग्यवर्धिनी दे दिया था। मैंने कहा आप ये ले लो, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन वो उनके साथ प्रॉब्लम किया, वो थोड़े दिन मेडिसिन लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो मैम फिर उनको मैंने लीवर सिस्ट वगैरह तो नहीं है? लीवर सिस्ट नहीं है मैम। क्योंकि मैंने देखा ना, लीवर सिस्ट के मेरे पास जो भी पेशेंट्स हैं उन सबकी कंप्लेन रहती है, उनका प्लेटलेट काउंट काफी कम रहता है और उनको वही इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस काफी बनना या कभी कल को एसिडिटी होना या कभी कल को कॉन्स्टिपेशन होना। हालांकि सर के साथ काफी प्रॉब्लम है, बट उसमें मैं वही कहूंगी जो देसी वाली चीजें हैं जैसे गिलोय हो गया, पपीता हो गया, ये चीजें उनको बोलो कि आप लंबे टाइम पर लो। और दीपन पाचन और लोमन ही काम करेगा। और मुझे लगता है कि सर स्ट्रेस भी ज्यादा लेते हैं क्या? स्ट्रेस स्ट्रेस तो नहीं लेते मैम, वो दिन भर वो पाकिस्तान वाली न्यूज देखते रहेंगे। मैंने उनको मना मना किया, मैंने कहा आप ये मत देखो, इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है इससे। मैंने कहा सच है, आप अपना कुछ मूवी वगैरह देख लो, कुछ कॉमेडी शो देख लो, ये मत देखो। तो उसके लिए उनको मना किया। फिर मैंने उनको वॉक करने के लिए बोला। पहले वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे मैम, मतलब वो मेरे फर्स्ट गुरु वही रहे। मेरे को किसी भी मैम सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, इतने सारे में क्वेरी होती थी मेरी बचपन से ही। मतलब अब मेरे प्लांट्स की जो मेरी इतनी अच्छी वो नॉलेज है, वो मेरे फादर से ही है। वो मुझे हर एक प्लांट के बारे में बताते थे, ये इस चीज का प्लांट है, ये है, ये है। तो वो एक इंटरेस्ट जो है वो वहां से डेवलप हुआ। तो मतलब हर चीज, मेरी हर क्वेरी वो सेटिस्फाई करते थे। अब वो इतने शांत हो गए हैं, मतलब काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया उनका। तो बहुत वो देख के अटपटा लगता है, इतने वो तो मैम जो उनको वो दो ना, थे। सारसोतारिस्ट वगैरह दो, गोल्ड वाला। तो सारसोतारिस्ट आपको पता ही है कि थोड़ा सा इंसान को खुश मिजाज रखता है, जैसे ब्राह्मी वटी थोड़ा सा डाउन करती है तो सारसोतारिस्ट अच्छा करता है। और सारसोतारिस्ट में जब गोल्ड का जो वाला जो है ना, उसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो वैसे भी एक मेदे ड्रग तो दे ही देना चाहिए ओल्ड एज में। ओल्ड एज में हालांकि तशमूलारिस्ट बहुत बढ़िया काम करता है। वो आप ज्यादा बेटर गाइड मतलब ले पाएंगे कि क्या उनकी सिचुएशन है। लेकिन मेरा वही कहना है कि जैसे सर ने भी कहा कि ये सब पपीता वगैरह देते रहिए। उनको बोलिए भाई ये तो दवा नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज है। गिलोय भी जब आप वैसे देंगे, टैबलेट फॉर्म में नहीं देंगे, जूस के फॉर्म में, तब उनको एहसास नहीं रहेगा ना कि मैं दवा खा रहा हूँ। मान लो इस हफ्ते मैंने गिलोय ले लिया, अगले हफ्ते पपीता ले लिया। वैसे भी अगर मान लो इन सब चीजों को बढ़ाना हो ना, तो फिर आपका आगे जो बिल्व की पत्तियां होती हैं वो भी काफी बढ़िया काम करती हैं। और बीच में कभी मतलब करी पत्ता वगैरह ले लिया, ऐसे ऐसे करके चीजें चेंज कर करके थोड़ी सी हर्बल चीजें देती रहेंगी। जैसे कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम रहता है, दवा नहीं खाना पसंद करते लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनको मैम लगता है कि मैं एग्जैक्टली दवा खा रहा यही हूँ। प्रॉब्लम है। मैं उनको जब भी मेडिसिन देती हूँ, वो हम्म। नहीं लेते, 2-4 दिन खा के फिर वो बंद कर देंगे। हाँ, उनको वो लगता उन है मैं लोग के कितनी अंदर दवाई फीलिंग खाऊं। आती है ना कि दवा ले रहे हैं मतलब हम बीमार हैं। तो उनको बोलो कि हम दवा नहीं देंगे, हम आपको ऐसी चीजें देंगे जिससे आपको बस अच्छा लगे, और ये नेचुरल चीजें हैं, उनको खाइए। और आप उनको ऐसे समझा सकते हो कि मतलब जैसे भगवान जी की जब पूजा होती है, तो भगवान जी की पूजा में उनको देखो पत्र पुष्प और फल, ये 3 चीज चढ़ते हैं, और लास्ट में मीठा चढ़ता है। तो भगवान जी को पत्र पुष्प और फल क्यों चढ़ते हैं, वो हम लोग को बताने के लिए चढ़ते हैं कि हम लोग को भी पत्र पुष्प और फल का सेवन करना चाहिए। ये मेरे योगा वाले सर मुझसे बोलते थे। तो अभी मैंने कई सारे और लोगों से भी सुना, मैंने नेचुरोपैथी में भी पढ़ा है कि आप जिस फ्रूट्स को नहीं खा सकते हो मान लो, तो उसके आप पत्तियां खाते हो तो भी उतना ही फायदा करता है। तो आपको पता है कि सारी पत्तियां तो एचपी का सोर्स है ही। तो उसमें अपना सिलेक्ट करके कुछ भी पत्तियां खिला रहे हो, जैसे बिल्व भी काफी अच्छा बढ़िया काम करता है, बिल्व की पत्तियां भी यहाँ पर 1-2। तो आप इस तरीके से हम्म। उनको ऐसे समझाओ धर्म के रास्ते से, तो हो सकता है शायद वहां से समझ जाए कि भगवान जी की पूजा होती है ना तो रोज उनको चढ़ता है, तो ऐसे आप 1-2 पीस खाओ प्रसाद समझ करके। जो मैं वो तो ऐसा तो मैं उनका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है वहाँ पे, और मैम कोई दिक्कत B12 किया है क्या चेक? B12 डिफिशियंसी हो रही है क्या? नहीं। मैम B12 डिफिशियंसी तो नहीं चेक किया, सीबीसी बस करवाया था B12 प्लेटलेट में भी के लिए। होता है, अल्कोहल कंजप्शन हो ज्यादा तो भी होता है, हेपेटाइटिस सी में होता है। एल्कोहल कंजप्शन तो नहीं है। डेंगू मलेरिया वगैरह है क्या? डेंगू मलेरिया इधर मतलब तो था नहीं हुआ क्या मैम। डेंगू पिछले? नहीं, डेंगू नहीं मैम, डेंगू मलेरिया और नहीं हुआ। ल्यूकेमियाज वगैरह में भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो में ही होता है ना जो। मैम तो और वो नहीं, वो है ना, और कम नहीं, और कोई कम नहीं है, बस सिर्फ प्लेटलेट कम है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैथोलॉजी होगी ना कुछ कॉज तो होगा ही, अगर वो इतने मतलब दिनों से हो रहा है कम, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो ये मैम ढूंढना वही पड़ेगा। लास्ट फीवर जो आया था उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है, जो कोल्ड कोल्ड तो फ्लू। कितने दिन हुए उसको? मैम 1 मंथ होने वाला है। अच्छा, 1 मंथ ही हुआ है क्या? हाँ, मेरे को जब हुआ था वन उससे मंथ से पहले ही उनको हुआ था। प्लेटलेट कम है हाँ, क्या? 1 मंथ ये से ही उससे प्लेटलेट कम है? पहले, हाँ उससे पहले नहीं था। उससे पहले नहीं था ना?
अच्छा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके, फीवर में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम तब हुआ था, फिर उसके बाद मतलब बढ़ रहे थे प्लेटलेट, तो फिर कुछ दिन वो चला के फिर छोड़ दिया था, लेकिन अभी फिर कम हो रहे हैं ना, और जो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अच्छी चीज नहीं है कि मतलब कहीं भी थोड़ा सा चोट लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो भी, और हमें कॉजेज भी मालूम होना चाहिए ना। मैम फिर क्या हाँ क्या तो वो और चला दो ना, इन्वेस्टिगेशन सारे करवाऊँ मैं? सडन जो भी सडन लो प्रिपरेशंस हो जाता वगैरह है। है ना, उनको चला लो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर उधर से ही आता है। तो आप जैसे गोदंती वगैरह ये सब चीज चलाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गोदंती है, प्रवाल पिष्टी है, सब सारी चीजें। वैसे भी प्रवाल पिष्टी है, जब जाकर अंदर ठंडा करेगी तो उससे सही रहेगा। या चाहे तो आप रक्तपाचक चलाओ, लेकिन वही है कि सारे मेडिसिन खाएंगे नहीं। मैम B12 भी एक रक्त बार चेक कीजिए, B12 भी जी चेक मैम। कीजिए। मैम रक्त पाचक चला रही हूँ मैं, रक्त पाचक मैंने लास्ट टाइम भी चलाया था जब उनको प्रॉब्लम हुई थी ना। एक्चुअली हम्म उनको पहले वो हर्पीज वाली प्रॉब्लम भी हुई थी, ये मैं बताना भूल गई, हर्पीज हुआ था उनको। तो उस समय भी हम्म मैंने चलाया था रक्त पाचक, और मतलब शीतवीर या जो चंदना सा टाइप में चीजें, गिलोय तब भी चलाया था। फिर उसके बाद हम्म। उनको कोल्ड वोल्ड हुआ, तो फिर उसके बाद से फिर तब से प्लेटलेट उनके डाउन होने स्टार्ट हुए। हाँ तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर है। वैसे भी जितनी व्याधियां हैं उनकी लगभग मेजोरिटी व्याधियां पित्त वाली हैं। तो पित्त का है, तो अगर पित्त बढ़ा रहेगा तो एक तरीके से समझे कि हम ब्लड का जो गुण है उसको थोड़ा सा नष्ट तो करता ही है। तो ये चीजें हैं पित्त तो। पित्त प्रकृति तो है मैम उनकी काफी है, और उनसे मुझे मिली है, मतलब उनको अभी तक उनको बड़े बड़े वो एक्ने टाइप में होते हैं, मतलब इस एज में भी उनको होते हैं। तो पित्त प्रकृति तो अच्छा। उनकी काफी है। ओके। हाँ। अब लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेट करवाया तो मैम उनके WBC भी कम आए थे, इस बार तो WBC ठीक है, लास्ट टाइम WBC भी थोड़े कम आए थे जब फीवर तो हुआ मैम था। तो देखो, मेन चिकित्सा तो वही होती है हर चीज में, जो मुझे समझ में आता है कि दीपन पाचन और लोमन होती है। और उसके अलावा एक होती है कि व्याधि प्रतिनिक हम कुछ साथ में दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उनकी अग्नि पर कंसंट्रेट करिए और अग्नि का ही देखिए, उसी हिसाब से कुछ अपना चला दीजिए। और उनको थोड़ा सा काउंसलिंग ये करिए कि मैं इसको ज्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं चला रही हूँ, थोड़े थोड़े टाइम के लिए चलाऊंगी, क्योंकि चीजें ठीक नहीं है। अदरवाइज आपको एलोपैथी जब खाना पड़ेगा तो वो कचड़ा होता है, कचड़ा जाएगा, फिर बॉडी में ज्यादा दिक्कत आएगी। और कोई मैम ऑप्शन एक नहीं है। अनंत कल्प भी आता है, अथर्व फैमिली का। मैम किस अनंत कंपनी कल्प, का? अथर्व अथर्व फार्मेसी का है अनंत कल्प। इससे भी, ये अच्छा। भी अच्छा है, और इसमें मेनली रक्त धातु की दृष्टि है ना, तो उससे यस मैम। सोचना मैम पड़ेगा। इसमें अनंत मूल तो नहीं है? अनंत मैम कल्प हो सकता करके है। ये है। अथर्व फार्मेसी का ऑनलाइन मिल जाएगा मैम, ये तो हाँ, वैसे। कीजिए ना आप, क्योंकि मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये बहुत बेस्ट है। मैंने मतलब कॉलेज में थे ना अभी, पंचकर्मा में किया था, तब ये हम्म। वेलंकर सर जी ने दिया था पेशेंट को। जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू शशि काय मैम। के लिए मैम ये अनंत कल्प? मैम रक्त धातु की दुष्टि के लिए ना। रक्त धातु की दृष्टि है ना, प्लेटलेट बढ़ानी है ना, इसके लिए दिया है। जी मैम। मैम मैंने उनको वैसे पुनर्नवारिश भी दिया है अभी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ मैम, मैंने पुनर्नवारिश भी दिया है, तो ये काम करेगा मैम? हाँ ये काम करेगा, बट जो प्लेटलेट के केस में मैंने देखा है कि पपीते की पत्ती या गिलोय इन सब के ज्यादा अच्छे असर आते हैं। कुछ लोग एलोवेरा भी देते हैं इसके साथ में। मैम और तीनों मेरे, मैंने दिए हैं, गिलोय, पपीता और एलोवेरा, तीनों को मिक्स हाँ करके बोला तो है। कुछ लोग ये भी देते हैं, और कई लोग मतलब कभी कभी इसमें पारिजात ऐड करते हैं। कुछ लोग मैम बिल्व की पत्तियां भी देते हैं, क्योंकि बिल्व की पत्तियों का जो रेफरेंस है ना, वो कहीं पर है कि मैंने एक वेबिनार अटेंड करी थी तो उसमें बताया था उन्होंने। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम है, उनका प्लेटलेट काउंट काफी कम हो जाता है, क्योंकि उनको तो लीवर सिस्ट है। मेरे पास एक तो पेशेंट और है, उनके साथ भी यही है। हम्म। और जो पेशेंट दूसरी है मेरे, उनके साथ में डिप्रेशन वगैरह और भी बहुत सारी चीजों का लंबा ट्रीटमेंट एलोपैथी का चला है। तो मुझे मालूम है कि फिर तकलीफ आई जाती है। तो जहां पर भी सिंपल सा अगर मैं समझूं कि अगर ग्रहणी दृष्टि है या पाचन विकृति रहती है, तो वहां पर प्लेटलेट काउंट का फर्क पड़ता है। खास करके अगर पित्तज प्रकृति हो या पित्तज आहार विहार हो। जब जैसे मेरे हस्बैंड की तो पित्तज आहार विहार था, साथ में रात्रि जागरण बहुत ज्यादा रहा है 20 साल का। तो रात्रि जागरण की वजह से आपको पता ही, वात और पित्त दोनों प्रकोपित होते हैं। और साथ में डाइट का स्टाइल भी वैसा था, मतलब कि भारी भारी चीजें खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो जब ये सब सारी चीजें होती है तो प्रॉब्लम आती है मैम। तो जी ये मैम। देखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो बिल्लू की पत्तियां भी चला सकते हो।
क्योंकि जी मैम। इसका रेफरेंस शायद सुश्रुत में है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं क्योंकि मैंने डायरी में लिखा था, मैं वाइजैक में हूँ। अदरवाइज मैं चंडीगढ़ में होती तो आपको रेफरेंस भी बता देती कि बिल का रेफरेंस कहाँ पर आया है। हम्म। तो ये चीज है। वैसे भी भगवान शिव को चढ़ता है तो गर्म होता है भगवान शिव की सारी चीजें, तो वहां पर ठंडी चीज उनको दी जाती है। तो बिल्व का काफी बढ़िया रोल आता है, बिल्वग्राही तो है ही। जी पत्तियां मैम। भी उसका एचबी अच्छा इंप्रूव करती हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बोला जाता है कि अगर बिल्व की पत्तियां खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब एक या दो पीसेस से ज्यादा नहीं। और एचबी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एचबी इंप्रूवमेंट के लिए तो आपकी पान की पत्तियां भी बहुत बढ़िया काम करती हैं। अगर उनको हल्का सा चूना लगा कर खाया जाए तो और भी बढ़िया रिजल्ट आता है। बट वो चूना मतलब ऐसा होता है कि चुटकी भर से भी कम होना चाहिए। और डेली वो एकदम ताजी पत्तियां खाई जाए तो उसके भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि पान का भी रेफरेंस है सुश्रुत से ही है मैम। जी मैम। जी तो मैं मैम। एक यूएसजी करवा लेती हूँ और B12 और करवा लेती हूँ। हाँ, एक बार एक और यूएसजी करा करके ना एक आइडिया ले लीजिए, क्योंकि जी वैसे भी मैम। सर की इतनी सारी चीजें ऑपरेट हुई हैं तो उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। और जी एज मैम। का भी है। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना या बताना हो तो प्लीज बताएं। मैम है, अंजना मैम भी हैं। अंजना मैम है ना शायद, पाठक सर का नहीं, कंचन मैम है और सारे लोग हैं। प्रवीण कश्यप जी, आपका माइक ऑन है सर, कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? नहीं हेलो। मैम, ये वैसे ही होना जॉइन होते हुए। जी सर, ओके सर। किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कुछ बताना हो या कोई चीज अपना केस शेयर करना हो तो प्लीज बताएं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? नोबडी इज करस्पॉन्डिंग। हेलो मैम, हाँ जी सर, बताइए सर। मतलब मेरे पास एक केस है मैम जो थोड़ा क्रिटिकल ही लगा लो, क्योंकि 8-10 साल से ना उसकी जो नाभि है, हाँ। वो नाभि है जो अपने स्थान पे नहीं रहती। ओके। बार 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 उनकी ठीक भी कर चुका हूँ, लेकिन मतलब हर फिर वो अपने स्थान से निकल जाती है एक आगे। बात बताओ सर, नाभि को आपने मैनुअली ठीक किया है क्या? मैनुअली में कैसे मैडम? मैनुअली मतलब बहुत सारे लोग मसाज के थ्रू नाभि को ठीक करते हैं। नहीं नहीं, मसाज के थ्रू नहीं करते मैम। मैं वो मेरे मेरे गुरुजी जी ने मुझे सिखाया था, कुछ पाँव से ऐसे पॉइंट्स के द्वारा या फिर उसे खींचने के द्वारा ऐसे ठीक। हाँ नहीं, मतलब कई सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग तो सर मसाज के थ्रू करते हैं, कुछ लोग पैर का अंगूठा खींच करके दोनों हाँ हाँ मिलाते हैं हाँ तो मैम, उससे वैसे अंगूठा वैसे खींचते वैसे हैं। पैर का अंगूठा खींच के मैम। अच्छा, पेशेंट की हाँ, सर क्या एज है? उनकी 32 साल एज है मैम। शी इज अ फीमेल? मेल है मैम। अच्छा, ही इज अ मेल। ओके। तो क्या काम करते हैं सर वो? इलेक्ट्रिशियन है मैम। इलेक्ट्रिशियन है। तो सर क्या आपने उनकी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री ली है? जी ली थी मैम। देखो, उन्होंने अपने लगभग 2 साल की हिस्ट्री बताई थी। वो मतलब हम्म। जैसे ये इन्वर्टर बैंटर जो होते हैं, ये हम्म। मतलब होते हैं मतलब 50 kg के लगभग वो उठाते थे। हम्म। तो आपको पता ही है भाई, एब्डोमिनल मसल पर सिंपल वर्ड में, हमें नाभि के खिसकने के हिसाब से नहीं, क्योंकि नाभि या धरण गिरने का जो होता है कम लोग को समझ में आता है या जी कम जी। लोग जानते हैं। तो मैं सिंपल कहूंगी भाई, आप वेट उठा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज आजकल के लोगों के लाइफस्टाइल में तो है नहीं, तो नहीं पेट नहीं पर जोर पड़ता है। इसीलिए कूली लोग देखिए अपने पेट पर एक कपड़ा बांध करके तब वजन उठाते हैं। जी तो मैम। जिनको भी एब्डोमिनल मसल्स की थोड़ी कमजोरी हो तो उनको जब भी वेट गेन मतलब वेट को भी उठाना है या सीढ़ियां भी चढ़नी है कुछ लेकर के, तो उनको चाहिए ना दुपट्टा अपनी नाभि पर बांध लें। तो आप उनको भी बोल सकते हो कि अपनी छोटी मोटी चीजों में भी इस बात का ख्याल रखें। मतलब एक बकेट अगर पानी भी उठाना है तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो पहली बात तो ठीक रहेगा। दूसरी बात होता है कि नाभि को ठीक रखने के लिए सर बहुत सारे आसन भी होते हैं, ठीक है? तो वो जी आसन भी जब किए जाते हैं तो उससे भी नाभि ठीक रहती है। तीसरी बात है सर, अगर आप अच्छे से हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री लेने का मतलब ये है कि आप ये पूछिए पेशेंट से कि पेशेंट कितने बजे उठता है, कितने बजे सोकर के मतलब जी कितने मैम, बजे सोता। सबसे हाँ। पहले किसी भी पेशेंट की जी मैम मैं दिनचर्या ही पूछता हूँ। भाई आपकी हाँ। दिनचर्या क्या है, उसके बाद मैं उसकी हिस्ट्री लेता हूँ कि हिस्ट्री में उसने क्या गलत किया हुआ है। हाँ, तो पेशेंट कितने बजे सोता है सर आपका? उस रात को वो बताता था कि मतलब जब अगर कहीं बाहर नहीं गए तो वो सो जाते हैं 10 बजे, 10:30 बजे। नहीं अगर हम्म। ऐसे काम कुम कर रहे हो तो मतलब लेट भी हो जाता है। हाँ, तो वो रात्रि जागरण में आएगा ही आएगा, काम तो इन लोग के हाँ चलते ही रहते हैं। और सुबह उठता कितने बजे पेशेंट?
सुबह उठ जाते हैं मैम 7:30 बजे। तो सर 7:30 बजे तो आप ये समझो कि कहा जाता है कि अगर सूर्योदय के बाद आप सोकर उठ रहे हो तो दिवासन में काउंट होता है, आपको पता ही है। हाँ ठीक हाँ है। मैम, अभी सर्दियाँ चल रही है ना मैम, तो इसलिए थोड़ी लेट उठता है। वैसे ही कहते थे कि भी 6 बजे उठ जाता हूँ गर्मी में। हाँ, वो आप देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे सर वो हाँ हाँ आपको बिल्कुल ना ठीक करें। वैसे प्रॉपर अपने वात पित्त कफ के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि उसके कौन कौन से दोष दूषित हैं और खाने पीने में कहाँ कहाँ ड्रॉबैक है। तो वो सब जी सारे चीजों को ड्रॉबैक को हटाओगे। और जिन लोग जी की भी धरण वरण ज्यादा गिरने की परेशानी होती है उनमें साथ में स्ट्रेस फैक्टर आपको मिलेगा पेशेंट में। अगर बिल्कुल अच्छे मैम। से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर होगा, मतलब कि मानसगत जो है वहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आप सिंपल कुछ नहीं कर सकते हो तो मानसगत के लिए एक बहुत बढ़िया सा सर चीज है कि पादाभ्यंग कराओ। सरसों के तेल से बहुत सस्ता होता है, खुद ही पेशेंट आराम से कर लेगा। हार्डली इट विल गिव मतलब 5 मिनट होगा लगेगा। आप बोलो इससे ज्यादा नहीं करना है, कई बार वो लोग सोचते हैं नहीं लंबा करना है, 5 मिनट करो, 2-2 मिनट दोनों पैर में कर लिया तो उससे रात में तो बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि जितना अच्छा नींद आता है उतना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। और बिल्कुल मैम। अपने सर में हमेशा तेल वगैरह डालकर रखना है। दूसरी बात है कि नाभि को ठीक करने के लिए नाभि पूरण भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो पेशेंट को बोलिए डेली रात में कैस्ट्रॉल ऑयल से नाभि पूरण करके सोए। ठीक है। बिल्कुल मैम। तो बिल्कुल मैम। उससे भी बहुत बढ़िया आराम पड़ेगा। और नाभि को ठीक करने के लिए हालांकि ये आपका मार्जरी वगैरह भी कई सारे आसन है, बट एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं सही से याद रह गया है। तो मैं जी आपको नाभि वाले आसन, क्योंकि पेशेंट को, हाँ, नौकासन भी होता है, यस याद आ गया। हाँ नो। नौकासन जो होता है उससे भी नाभि अपनी जगह रहती है। ठीक है। तो जी नौकासन हो गया। और एक दो आसन और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी, याद आता है मेरे दिमाग में। तो वो जी आसन जरूर बोलिए पेशेंट को करने को। और जी दीपन पाचन अनुलोमन में देख लीजिए कहाँ पर गड़बड़ है। जी ठीक है। जी और मैम। कभी भी पेशेंट को ये साथ में ले लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि उसने गांव देहात में लोगों से मैनुअली ठीक करवाया हुआ है। जी मैम। नहीं तो मैम, उसको जो तो लोग, मतलब ऐसा था कि उसने कहीं किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि गांव में एक बार मतलब वो दिखाने के लिए गया था, उन्होंने और ज्यादा उनकी कंडीशन बिगाड़ दी थी। हाँ, तो तो वो मैं मतलब बता रही हूँ कि वो जब जी लोग मसाज करते हैं हाथ से तो क्या करते हैं कि सारी चीजें लाकर, क्योंकि मैंने ऐसे सिस्टम में भी काम किया था जहाँ पर एक्सरे करते थे, तो इसलिए जी मुझे पता है कि वो लाते हैं। पर क्या होता है कि उसमें पेशेंट उनका बार बार आता है, जी क्योंकि आपने हाथ से किया ना, बॉडी अपने आप नहीं एडजस्ट करी। जैसे योगासन वगैरह के थ्रू जब किया जाता है प्रॉपर, मतलब ये नहीं कि आपको, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि योगा का मतलब होता है कि स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट होती है। झटके बिल्कुल। से अगर आप कर रहे हो तो वो योग नहीं कहा जाता। तो जब स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट्स के साथ प्रॉपरली आप योग करते हैं तो नाभि अपनी जगह आ जाती है। ठीक है सर। तो जी दीपन पाचन उन्लोमन तो कराइए कराइए, मतलब कहीं पर भी जो भी उसकी दृष्टि है। और दो चार चीजें तो आपको पता ही है कि पादाभ्यंग कराओगे तो भी कुछ नहीं खर्चा आना। नाभि पूरण बोल दिया, नहीं। पेशेंट अपना डेली ले रहा है, आप उसको जी नस से दे दो। अगर नस से में कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता है तो सिंपल से घर में ही कुछ बना ले। जी अदरवाइज इलेक्ट्रिशियन है तो अणु तेल वगैरह इस तरह की चीजों को तो अफोर्ड कर सकता है। तो जी वो मैम। देख लो, क्योंकि नस से करने से भी आपको पता है कि ना सही शीर्षोद्वारम तो मेंटल लेवल पर भी बहुत बढ़िया फर्क पड़ता है, मतलब स्ट्रेस लेवल में भी काफी अच्छा आता है। और सारी जी इंद्रियां बहुत प्रसन्न रहेंगी। तो जब बढ़िया जी पेशेंट को नींद आएगी तो उससे भी मतलब बहुत बढ़िया रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और साथ में कुछ एक रसायन औषधि भी चला सकते हो आप। तो वो आप एक बार देख लो पेशेंट का, थोड़ा सा और डिटेल हिस्ट्री ले लो। मैं यही कहूंगी, अगर आपने लिया होगा तो अच्छे से पता होगा कि ब्रेकफास्ट कब कर रहा है, लंच कब कर रहा है, डिनर कब कर रहा है। क्या ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइम पेशेंट को भूख लगी कि नहीं लगी है। क्या पेशेंट को थोड़ी भूख लगी है पर वो पूरा खाना खा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन है तो चाय पीता होगा कि भाई जहां जहां जाता होगा नॉर्मली लोग चाय पिलाते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह, किसी के भी जी घर आते हैं तो बिल्कुल चाय मैम। पीने की कितनी हिस्ट्री है। पानी का जैसे बीच में बहुत पहले काफी अच्छा चला था तो लोग जैसे मुझे आज भी याद है कि मेरे पास एक पेशेंट आया, 22-25 साल का लड़का था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा जी आप पानी कितना पीते हैं। तो कहता जी मैडम 7 से 8 लीटर पानी पीता हूँ। अब आप सोचो, और उसका वेट हार्डली सर रहा होगा 60-65 kg का। सिक्सटी जी सिक्सटी फाइव के जी पर 7-8 लीटर पानी पियोगे, यानी कि जितना धातुओं का कुछ भी पोषण नहीं होना सारा तो पानी में निकल जाना है कि हाँ नहीं। मैम। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और हम लोग जब अपनी संहिताएं पढ़ते हैं तो आप भाव प्रकाश में खुद ही देखिए, मैंने एक बार डाला भी था कि बहुत सारे डिसीज हैं जिसमें पानी कम पिया जाता है। जैसे आपको ऊर्ध्व चतुर्गत जितने विकार होते हैं उसमें पानी मिनिमम या ना के बराबर है। हाँ मैम। डायबिटीज के पेशेंट को पानी कम पीना चाहिए। ठीक बिल्कुल है। मैम। कासवास के पेशेंट को पानी कम पीना चाहिए। और जी मैम। जिनकी अग्नि मंद है सर उनको भी पानी कम पीना चाहिए। जी मैम।
और इसके अलावा भी 1-2 और बीमारियां हैं, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। इट मीन्स कि पानी का अमाउंट अप्रोप्रिएट कराइए, या पानी का अमाउंट देख लीजिए, और अकॉर्डिंग टू सीजन भी होता है। जैसे शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में तो पानी ठीक से पी सकते हैं मतलब, लेकिन और जो ऋतु होते हैं उसमें पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जब क्लेद आएगा तो भी प्रॉब्लम होती है। तो नाभि जो बोलता है, नाभि का मतलब सिंपल सा अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो ग्रहणी दुष्टि होती है सर। तो आप ग्रहणी दुष्टि ठीक करिए, और ग्रहणी दुष्टि सर ठीक होने में टाइम लगता है, आप अपने दिमाग में रख लो कि टाइम लगेगा। और पेशेंट को आप इस तरीके से बता सकते हो कि भाई देखो, ये चीज अपनी जगह से खिसक जाती है, तो नॉर्मल अपनी जगह बॉडी में खिसकाने में टाइम लगता है। ये ऐसी चीज तो है ना कि हम यहाँ से उठाकर वहां रख देंगे, बॉडी नेचुरली अपने आप को करेगी ना। आप सिंपल लैंग्वेज में भी समझो तो जो भी लिगामेंट्स हैं या जो भी उसके आसपास के स्ट्रक्चर हैं, वो अपने आप को अलाइन करने में टाइम लेते हैं। तो ग्रहणी दृष्टि कहना तो आसान होता है ठीक करना, बट हमेशा ये टाइम लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ठीक करते हो, पेशेंट फिर कुछ उल्टा पुल्टा करता है, चाहे खाने पीने में, चाहे अपने आहार के मतलब लेवल पर, चाहे अपने मतलब विचार के लेवल पर, वहां से भी प्रॉब्लम आती है। और कई बार एक और नाभि मतलब खिसकने की जो वजह हो सकती है, एक तो हम नॉर्मल चीजों को लेकर वजन को काउंट करते हैं। कई बार होता है कि हमारे बच्चे बड़े हैवी हो जाते हैं, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं प्यार से और शौक शौक में, वो 8-8 10-10 साल के बच्चों को गोद मतलब उठा करके सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। तो ये, या कभी 4-5 साल का ही बच्चा किसी का बहुत भारी होता है, लोग उसको उठा उठा कर टलते रहते हैं। तो मतलब वेट जो है इम्प्रोप्रिएट तरीके से अगर कहीं पर भी उठाया जाएगा तो वो तकलीफ आएगी। और अगर जी किसी को ऊंचा बोलने की आदत है, और सर नाभि का प्रॉब्लम वहां पर भी है जिनको कॉन्स्टिपेशन और जोर लगाते हैं, तो वहां से भी नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई होगी। सिंपल सी बात है। जी मैम। तो नाभि के खिसकने की बहुत सारी वजहें होंगी, तो आप देख लो उसके में क्या क्या वजहें आपको मिल पा रही हैं। जैसे कई बार पेशेंट जो बताते हैं ना खान पान का, तो हमें लगता है कि नहीं ठीक ठीक है, फिर हम और उनको कुरेदना शुरू करते हैं। जैसे पाठक सर एक बड़ी सही बात कहते हैं कि हम है चिकित्सक, चिकित्सक काम होता है चिक चिक करना। मतलब जब तक हम चिक चिक नहीं करते, मतलब अंदर तक हम नहीं खींचते ना। कई बार पेशेंट ऐसा बताता है कि आपको लगेगा सारी चीजें ठीक है, बट आप जी अच्छे से कुरेदोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। या बीइंग अ मेल कैसा भी होता है कि मान लो कभी वाइफ को ही हम उठा ले रहे हैं, तो भाई वाइफ भी तो 50-60 किलो की होगी तो जी मैम। वहां से भी प्रॉब्लम आती है सर। जी मैम। तो ये क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स तो मैंने देखे हैं जिन्होंने मतलब 50-50 केज में वाइफ उठा लिया और अगले दिन कमर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। या कई बार होता है कि 50 केज के आसपास हो, आपने गैस सिलेंडर उठा लिया और भरा हुआ सिलेंडर 30 केजी का होता है। तो जी मैम। आजकल के जो सर लोग होते हैं उनकी बॉडी इतनी अच्छी होती नहीं है। आपको पता है हर इंसान सिटिंग जॉब स्टाइल वाला ही रह गया है, जी कोई मैम। जी मेहनत मैम। वाला तो है नहीं। तो जब मेहनत वाला बंदा नहीं है तो वो कुछ भी इधर उधर का वजन उठाएगा, गलत तरीके से उठाएगा तो तुरंत प्रॉब्लम आती है। और जी ये सारे कारण पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें होता है ना कौन सी चीज पूछें, तो उससे जी बेटर मैम। है हम लगभग हर चीजें खंगाल लेते हैं। तो एक नहीं बार मैम, सर आप दे। जैसे जी सर। जैसे आप बता रहे थे ना, जो कॉन्स्टिपेशन में जो जोर लगाते हैं, बोल रहे थे कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी पहले। हाँ, आप- तो क्योंकि आप सीधे सोचो ना कि कॉन्स्टिपेशन में जब जोर लगाता है तो बॉडी का हर ऑर्गन नीचे की तरफ जाता है ना। जैसे हाँ हम जी मैम। लोग इसमें रेक्टो मतलब रेक्टम बाहर आ रहा है, या कई बार लेडीज में प्रोलैप्स की हिस्ट्री होती है, यूट्रस बाहर आता है, तो वहां पर रूटीन में क्या मेन रीजन समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म की पेशेंट की एक तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है, और एक डिलीवरी के टाइम उन्हें जिसने एक्सेस जोर डाला होता है वहां होता है। या हर्निया जी के केस में भी आप देखते हैं तो पीछे से वही हिस्ट्री मिलती है, क्योंकि जी हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं ठीक ठाक, लेकिन जैसे जिनको लगातार खांसी बहुत सालों तक रहती है, तो उनका भी एक अलग तरह का जोर पड़ता है, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। बट उनका हर चीज ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो जब आप नाभि पर हाथ डाल करके चेक करेंगे सिर्फ पल्सेशन को, तो पल्सेशन जो होती है ना, जो बिंड में फील होनी चाहिए वो राइट या लेफ्ट फील होती है, ऊपर नीचे फील होती है। जो लोग जी चेक मैम। करना जानते हैं वो समझ लेते हैं कि हाँ इसकी नाभि किसकी है। आप सिंपल वर्ड में उसको समझ लीजिए, नाभि खिसकना मतलब ग्रहणी दृष्टि है। तो हमें ग्रहणी दृष्टि ठीक करना और टाइम लगेगा सर। ठीक है सर। जी मैम। जी मैम, बिल्कुल। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी मैम, बोले प्लीज। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। इसको मणिपुर चक्कर से भी कोरिलेट कर सकते हैं? नाभि मैम मणिपुर है ही चक्कर। मणिपुर चक्र, नाभि का जो हाँ जी, स्थान है वो मणिपुर उसको चक्र काउंट ही होता स्ट्रॉन्ग, है। हाँ जी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मतलब जो आसन वगैरह हैं वो भी, जैसे आपने नौका आसन बताया है,
हाँ, वो उसके लिए मतलब कर 9 सकते आसन हैं। होता है, हाँ उसके जी। लिए 2-4 और आसन है, बट मैं पेशेंट्स को पहले कराती थी, अभी मुझे याद नहीं क्योंकि मेरे पास 1-2 नाभि वाले पेशेंट आए थे जिनको मैंने हाँ जी, हाँ आसन जी, हाँ जी। करवाया था, तो आसन के थ्रू ठीक कराया था। तब मैं नाभि पूर्ण नहीं कराती थी, तो सर अभी नाभि पूर्ण कराएंगे ना? और साथ में हाँ जितने जी, और हाँ सब जी। सारे मेंटल वाले मैंने बताया कि भाई पादाभ्यंग कराओ, अच्छी नींद आएगी, सिरोभ्यंग से बिल्कुल। अच्छी नींद आएगी, नासा अगर नसें पूर्ण हो रहा है मतलब नसें कर्म हो रहा है तो उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इन सब से बहुत बढ़िया मिलता है और ग्रहणी दृष्टि होती है मैम एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी। तो कॉमन लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं लोग कि तुम्हारी धरण गिर गई है। और बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल। लोग की इसलिए भी खराब होती है कि मेजॉरिटी लोग जाकर ये जो गांव की दाइयां हुई हैं ना, तो क्या होता था कि जैसे हमारे आपके बचपन की बात करिए या हमारे लोग के मदर के टाइम में जो लोग मसाज करने वाली लेडीज रहती थी वो वाकई एक्सपर्ट होती थी। आज की डेट में किसी को आता होता नहीं है, लोग बस करने लगते हैं भाई हमें 150 रुपए मिल जाएंगे, तो उनको जी, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो नाभि को अगर ज्यादा तेजी से दबा दिया या उसके आसपास के एरिया को तो भी प्रॉब्लम तकलीफ शुरू हो शशि जाती है मैम, या कुछ। हाँ जी मैम। प्रणाम मैम। नमस्ते मैम, प्रणाम मैम, बताइए मैम। ये नाभि खींचना ना मैंने तो कभी देखा नहीं, पेशेंट कैसे पहचान में आता है, मतलब ऊपर से दिखता मैम कैसे? ऐसा है कि मैंने एक लोकल आरएमपी के पास में काम किया था। वैसे तो होता है रजिस्टर्ड बट होते हैं रीजनल होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट बोल दे कि मुझे लो बीपी रहता है या कुछ लोग बोले कि मुझे बड़ी घबराहट होती है, बेचैनी आती है, गुस्सा आता है, तो वो लोग एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते थे कि जी आपकी नाभि खिसक गई है। अगर हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से नोटिस करें तो मैम ग्रहणी दृष्टि होगी तो आपको पता ही है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट रहेगी, जैसे जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन कई की बार अच्छी इसमें फील होती है। वॉमिटिंग वगैरह भी की भी कंप्लेन मिल जाती है, वॉमिटिंग हाँ हो वॉमिटिंग सकती है। मिलेगी, मन खराब रहेगा, सिंपल सी बात है। देखो भाई अगर डाइजेशन जी, नहीं ओके है तो आप मतलब जितना एनर्जेटिक फील होना चाहिए उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, या जितना आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। हम अपने सिस्टम के हिसाब से वैसे ही जानते हैं कि अगर हमारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है तो भी हमारा डाइजेशन नहीं अच्छा होता है, और अगर हमारा डाइजेशन गड़बड़ रहता है तो लॉन्ग टर्म में मेंटल स्टेटस की और अच्छी बैंड बच जाती है, क्योंकि सारी बीमारियां तो पहले आपके मनोवह में तैयार होती है ना, फिर जी फिजिकल मैम। लेवल पे एक्यूट होती है। तो वो लोग क्या होते हैं आरएमपी वगैरह तो इतना पूछते नहीं है, बट उनका जो बात करने का तरीका होता है ना उससे वो पेशेंट को सेटिस्फाई मैम करा लेते हैं कि हाँ तुम्हारी ग्रहणी दृष्टि है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं सिंपली तो वो एंटीबायोटिक और कोई पेन किलर वगैरह इस तरह की चीजें दे देते हैं और मैनुअली वो मसाज करते हैं। तो मसाज उनका करने का जो तरीका होता है उसमें ठीक तो हो जाती है, पर वो 15-20 दिन के लिए ठीक रहती है। प्रिकॉशन वो भी जैसे मैंने सारी चीजें आपको बताई कि वेट नहीं उठाना है या दुपट्टा हम्म। लगा लेना है, मतलब कपड़ा वहां बांध लेना है जैसे कुली लोग करते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। और थोड़े बहुत उनको दिनचर्या वगैरह बताते हैं, खाने पीने के तरीके वो उनको पता होते हैं, पर बहुत अच्छे से नहीं बताते। अब जैसे मैम ने कहा मणिपुर चक्र, तो अब ठीक है मणिपुर चक्र है बट मुझे भी याद नहीं रह गया कि उसके कौन से मंत्र हैं, उसके कौन से देवता हैं। पढ़ा हुआ है भले है बट याद नहीं रह गया, तो उन सब की भी अगर आराधना की जाती है तो उससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सिंपल आप मैम अपना समझो कि आयुर्वेद के हिसाब से वो ग्रहणी दृष्टि है। तो ग्रहणी दृष्टि आपको पता है कि किसी पेशेंट की जल्दी भी ठीक हो जाती है और कोई पेशेंट बहुत टाइम लेता है, क्योंकि तो जिसकी लोकल जितनी पेन वेन ऐसे स्वेलिंग वेलिंग दिखता क्या मैम? नहीं मैम स्वेलिंग वेलिंग तो नहीं दिखता, हल्का सा टेंडरनेस वगैरह रहती है, कभी कल को हल्का फुल्का दर्द यूपी रहता में है, ऐसा उसको कुछ नहीं होता पेशेंट है। जी मैम। ये पेशेंट को है कि लेटा के हाँ ना तो आप उसको देख हाँ, सकते हैं और कि अब वो प्रिकॉशंस में वो पल्सेशन लोग क्या जब आप करते हैं पेशेंट को लेटाते कि हैं। मैं, हाँ मैं बता रही हूँ एक चीज, और वो लोग अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही पेशेंट को हाथ लगाते हैं। ये एक चीज का वो लोग ख्याल रखते हैं, कभी भी कुछ ही लोग होंगे, नहीं तो मेजोरिटी लोग पहले अल्ट्रासाउंड कराकर हाथ लगाते हैं, तो उनको फिर पता चल जाता है कि हाँ ये चीजें हैं। तो प्रैक्टिस है कुछ लोग की, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगी सारे गलत हैं, बट बहुत सारे लोग लोकल दाइयों से जो करवाते हैं जिनको नॉलेज नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और जो सधे लोग हैं उनका भी बहुत लंबा नहीं टिकता, मतलब वो पेशेंट को बार बार करवाना पड़ता है, वो वाला हिसाब तब होता है। ऐसा नहीं कि एक बार करा लिया लाइफ लॉन्ग वो ठीक हो जाता है, वो फिर से खिसकता है, ये खान पान या बहुत सारी वजहों से मैम। जी मैम, थैंक यू। पेशेंट को थैंक यू। लिटा के भी मैम आप देख सकते हो उसको कि मतलब हाँ पल्सेशन फील कर सकते हो नाभि पे, अम्बिलिकस रीजन पे। अगर हाँ वो जी मैम। अम्बिलिकस रीजन पे पल्सेशन फील हो रही है तो मतलब वो इन प्लेस है। अगर नहीं है, मतलब इधर उधर आपको नाभि के आसपास पल्सेशन फील हो रही है तो मतलब उसको ये प्रॉब्लम है, मणिपुर अच्छा, चक्र जिसको हाँ हम वो बोल रहे मैंने हैं। बताया ना कि आप राइट लेफ्ट कहाँ पर फील हो रहा है देख लोगे, उस हिसाब से आपको वो पता आप चल देख जाता सकते है। हो आराम से। हाँ एक तो तरीका नाभि और है मैम। पूरण जब करेंगे ना तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी सर क्या बोल रहे हैं सर आप? और मणिपुर चक्र के लिए
ये बोलो तो मैम सबसे आसान तरीका है नाभि देखने का कि मतलब जिसकी भी आप नाभि देख रहे हो उसको लेटा दो। जी लेटा सर। के देखोगे तो पाँव के अंगूठे उनके दो ऊपर नीचे मिलेंगे तो हाँ समतल जी, हाँ जी जमीन सर, हाँ हाँ, ऐसा होता है। जी उनके सबसे आसान तरीका ये है कि जो मतलब जो छोटा अंगूठा होगा तो उसको हमें खींचना है। हाँ। तो आप जो 2-3 बार आप ऐसा करोगे खींचोगे और जो हमारा जो अंदर हिस्सा जो गया होता है पाँव का उस पे थोड़ी हम्म। था मतलब आराम से मुक्के से प्रहार करोगे तो वो ठीक होता है ये। जब खींचने से वो एक तो दोनों समान पे आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं कि निप्पल को नाभि से नापते हैं, राइट और लेफ्ट को। तो जिधर भी होता है उनको उससे भी पता चल जाता है, और अंगूठे वाला तो बेस्ट है ही। कुछ लोग सर कपिंग मेथड स्टाइल जो होता है ना, वो हाँ दिया मैम रख करके वो बहुत आसान उससे भी तरीका ठीक है। करते हैं। हाँ हाँ हाँ। बट वो बहुत रिस्की होता है, वो हर जी किसी मैम। बस का रोग नहीं होता है। जी जी। हाँ, मैंने देखा है सर, मैंने किया नहीं है क्योंकि मुझे डर लगता था इन चीजों से। तो मैडम कपिंग मैंने, वाला आपने जो बोला रिस्की होता है, कई लोगों ने कपिंग से बड़े निशान डाल दिए नाभि पे, एकदम काफी हाँ घाव तो बना दिया। इसलिए मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मुझे किसी ने लेकिन बताया था एक कपिंग से बार अपना। नाभि बहुत अच्छा बढ़ती है। नाभि पूरा अगर इसमें ना तेल डाल के या हींग का पानी डाल के किया जाए 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, और एक वो प्रेशर सर का ऐसा नहीं अनुमान करते, वो क्या करते हैं, अंदर दीपक जला देते हैं और ऊपर से एक बर्तन रखेंगे कटोरा टाइप का लोटा समथिंग रखे कुछ, ना। और फिर उसको खींचते हैं। तो ये जो खींचने वाली चीज है ना, ये बहुत ज्यादा अनुभव वाली चीज है। आप लोग को तो बताऊं, जैसे, नाभि 6 डायरेक्शन हम्म, में घिसकती है। और मैम आपको होते हैं एक पेशेंट की केवल नाभि पूरण और नाभि बैठाने से ही उसकी प्रेगनेंसी हो गई। हाँ तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि जैसे नाभि पूरण किया जाए, और वो जो अंगूठे वाला सिस्टम है ना सर का, कि भाई हमने पेशेंट को एकदम बिल्कुल सीधा सीधा लिटा दिया, और फिर हम देखते हैं कौन सा अंगूठा आगे है कौन सा पीछे है, तो जो मतलब जो नहीं है साइज में है उसको खींच दिया, तो उतने से जो ठीक होती है वो, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। और एक दो तरीके और हैं, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया भी था ये सब सारी चीजें। बट कपिंग वाला मेथड न मैंने किया है ना, मुझे मतलब वो बहुत लगता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे डीएनसी है, ये बहुत अनुभव की चीज होती है, अदरवाइज नहीं प्रॉब्लम्स नहीं, मैं नहीं तो होती। करता हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं तो करता हूँ। ओके सर, चलो तब आपसे सीखेंगे कभी। सर कभी वीडियो बना के भेजो। भेज दूंगा हाँ मैं। जी सर, किसी पेशेंट का करते हैं तो उस टाइम, ठीक है, फीमेल पेशेंट का आप नहीं भेज सकते, किसी मेल पेशेंट का करते हैं तो भेजिए बना करके सर। हाँ हाँ मैंने देखा है बट ना। मैंने किया नहीं है एक्चुअली। मैं तो अपने पेशेंटों को कप और गन दे देता हूँ और प्रेशर बता देता हूँ। वो रेगुलर जिनकी काफी नाभि को निकलने की टेंडेंसी होती है, तो हाँ होती है वो तो भी फिर करते हैं, कैसे। ठीक रिजल्ट मिलता है। तो सर कुछ आपने पेशेंट की कहाँ से नाभि सीखा निकलने, ये? मैम सीखा क्या, मैंने किसी से यहीं पे दिल्ली में सीखा। अच्छा। ना हाँ, लोटा एक्चुअली क्या है, कपिंग वाला जो सिस्टम है ना मैम, ये तो पहले ही है ना, अपनी वो सिंगी वाला वही सिस्टम है ना। हाँ, वो और मैंने जो आयुर्वेद लोटा की, वाला मेरे पास एक दो किताबें हैं, उसमें पढ़ा था, बट क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज और कर्माभ्यास में बड़ा फर्क होता है। 6 प्रत्यक्ष डायरेक्शन खुद। में होते हैं। और आप लोग, और नाभि हम लोग उंगली से बिठाने वाली नाभि आप लोग जानते हैं, उंगली से बिठाते हैं जो, नहीं सर, आप बताओ सर। ये भी, इसका भी वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। उंगली और जनेऊ से नाप के ना, जो नाभि आप जब नापते हैं तो नाभि का डायरेक्शन आपको फर्क मिल जाता है। जैसे नाभि अगर गिरी हुई है तो उस साइड आपको हम्म। छोटा बड़ा रस्सी का साइज मिलेगा, और फिर हम्म। बिठाने के बाद वो मिल जाएगा, सही सही हो जाती है। हम्म। तो वो जो निपल से नापते हैं वो वाला क्या, कि हाँ, उतने निप्पल दिन से बाई। नापते हैं, निप्पल से हाँ नापते वो, हैं। हाँ वो मुझे एक लोग ने बताया था। तो क्योंकि एक हम्म बार मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो आए हुए थे, तो ऐसे उनकी आदत है, वो रेकी करने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसे देखा तो उनका डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं है, मैं इसको भी हम्म। ठीक कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, कर दीजिए। तो मुझे याद है, नाभि बट टूट गई मैंने ट्राई निशानी से नहीं मैम, किया। मैं बता तो रहा हूँ कि एक पेशेंट का मुझे बताया कि एक पेशेंट को केवल नाभि पूरण और नाभि लगाने से ही उसकी कंसीव हो गया। मतलब नाभि की वजह से इतने साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। और नाभि का हाँ। डायरेक्शन जो होता है ना, छः छः सात, 6 डायरेक्शन में नाभि निकलती है। तो हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट, नाभि का बहुत बड़ा साइंस है। और ये तो अपने नॉर्मल बेसिस पे भी हम पता लगा सकते हैं कि मेरी नाभि गई है, क्योंकि नाभि जब जाती है मैम तो कोई भी दवाई जल्दी काम नहीं करती, ये भी है फैक्ट। हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे पता है। वैसे भी सिंपल सा आप समझो ना, कि अपने आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम कहें ग्रहणी दुष्टि है, तो ग्रहणी दुष्टि दे देंगे, में दवा दे देंगे तो पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ आएगा, लेकिन सही से कहाँ ठीक होता है। आप आप ना अपना 4 फिंगर डाल के ना नाभि में या प्रेस करेंगे ना, तो पेशेंट बता देगा वहीं पे कि आपकी नाभि गई है कि नहीं। जब प्रेस करेंगे ना, तो पेशेंट को हम्म। दर्द, जब आप डीप प्रेशर करेंगे ना, तो पेशेंट को दर्द होगा, सीवियर दर्द होगा, माइल्ड दर्द होगा। उससे पता लग जाती है कि दर्द गई है, हम्म। और साइड उसको उससे पता लग जाता है हमें।
तो सर प्लीज आप ना दोनों तरीके जो ऐसे आप करते हो ना उसका वीडियो डालो ना, और ऐसा वीडियो डालो कि हम लोग भी सीख जाएं, बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत साल पहले किया था इसके अंदर, तो वो मतलब मेरे ख्याल से 7-8 साल से ऊपर हो गए उनके यहाँ काम करे हुए, तो बहुत मुझे लगभग सिंपल है, नहीं बन। जैसे कोई भी जैसे अपना मैं बोलते हैं ना कि जैसे हर बीमारी के हिसाब से सब आपने सिंपल पानी ले लिया, उसमें हींग डाल के भी आप नाभि पूरण कर सकते हैं, सरसों के तेल से, तिल के तेल से, चीड़ वाला तेल से, और बहुत अच्छा काम करता है। 10 से नहीं, मैक्सिमम नाभि 5 से पूरण तो 7 सर पता है, नाभि पूरण तो मैं कराती हूँ। मैं वही जो नाभि ठीक करते हो आप लोग मैन्युअली, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नाभि पूरण तो मैं कराती हूँ पेशेंट को, नाभि पूरण तो मैं मैंने तो खुद पर भी किया हुआ है। कप में तेल डाल के ही नाभि पूरण कर देता हूँ, और नाभि भी उसी के साथ लगा। अच्छा, तो आप वीडियो डालिए तो थोड़ा सा देखें कि आप उसको मैनुअली कैसे कहाँ से करेक्ट करते हैं और क्या उसका क्राइटेरिया है, क्योंकि जब तक बहुत अच्छे से नहीं आया तो किसी पेशेंट को हाथ हाँ, नहीं लगाना चाहिए, मेरा मानना ध्यान देना है। मेरे पास एक पेशेंट है, जो आपने कहा ना, अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, ऐसे हिजामा करने वाले लोगों ने लगा दिया था, उसका पूरा क्या कहते हैं आपको, पूरा रेड हो गया था, पूरा हाँ, तो ना एकदम मुझे नीला पता है हो ना गया था। कि क्योंकि वो सर अच्छा, को ये सांस भी प्रॉब्लम फैक्ट है हुई थी, कि अगर आपने तो लगा के भूल गए, पता चले आपने लगा के 20-25 मिनट छोड़ दिया, तो आप नहीं नहीं पेशेंट नहीं, बहुत कम टाइम के लिए छोड़ा जाता है वो, ये तो मुझे पता 7 है। से 8-10 मिनट बस। हाँ, तो वो चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। वही मैंने कहा ना कि ये अनुभव वाली चीज है, ऐसे मतलब हवा में तीर मारने वाली चीज नहीं है ये, कि बस सुन लिया और कर लिया। जैसे कुछ लोग होते हैं, कहीं सुन लिया और फिर तुरंत पेशेंट पर ट्राई कर देते हैं। नहीं, आप देखिए अच्छे से, प्रत्यक्ष उसके बाद करिए। तो आप सर वीडियो डालना प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर नलिनी मैम, आपका माइक ऑन है, मैम कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर सुनीता मैम। हाँ जी, प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम मैम, बताएं मैम। हाँ जी मैम, एक तो डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा अभी जिनसे बात हो रही थी, उनको पूछना था, उनका नंबर वो सेंड कर देंगे, क्योंकि उनके नाम से कोई उसमें मिलता नहीं है किस नाम से है। हाँ डाल देंगे डॉक्टर साहब, अपना नंबर डाल दो आप। और तो एक करिए। एक एक और मैम, जो श्रद्धा भोसले मैडम ने वो आज भी पूछा था ना, एक्सरे की रिपोर्ट्स डाली थी, तो बाद में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने डायग्नोज किया है टेनिस एल्बो। वो कैसे किया, क्या बता सकते हैं? तो मैम है ऑनलाइन इस वक्त? देखना मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली वो मेरे रिलेटिव है, तो मुझे फोन पे उन्होंने इतना ही बता दिया कि टेनिस एल्बो करके डॉक्टर ने डायग्नोस किया है। तो ठीक है मैम। और मैम इसमें कुरपर मर्म से बहुत फायदा मिलता है। ओके मैम, मैं देख लूंगी। एक सर जिन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन कि आपने डायग्नोज किया, टेनिस एल्बो तो नहीं है, वो सर से नाम नहीं पता मेरे को उनका, कि उन्होंने क्यों पूछा था, उसमें मतलब क्या रहता है फिर, मतलब ट्रीटमेंट उनके हिसाब से। मैम वो तो मेरे ख्याल से एक्सरे के में उसमें आया होगा, और एक्सरे देख करके ये चीज पता चलती है। और रही बात ट्रीटमेंट की, अगर करोगे तो मतलब उसमें पेन हो जाता है और रिस्ट्रिक्टेड रहता है मूवमेंट्स। तो अगर सही से सोचा तो तेल धारा वगैरह भी करने से किसी ने बताया भी था, तो उससे और मर्म पॉइंट्स वगैरह करते हैं तो उससे भी आराम आ जाता है। और साथ में आपको जो भी गुगलू के कल्प हैं वो देने पड़ेंगे मोस्ट वाली। हालांकि भट्ट सर हैं, प्रशांत भट्ट सर, प्लीज गाइड। डॉक्टर एम 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 एक मिनट, उन्होंने जिन्होंने पूछा था ना, उनसे पूछना चाहती थी शायद उनको, डॉक्टर एम वी सुशील। डॉक्टर एम वी सुशील सर तो मोस्ट वाली नहीं है इस वक्त, ज्वाइन करें ग्रुप में भले होंगे सर, बट मोस्ट वाली ही इज नॉट मुझे लगा हियर। उन्होंने किसी पर्टिकुलर रीजन से उनसे पूछा कि क्या आपने वो रूल आउट किया है, तो नहीं सर की नॉलेज बहुत अच्छी है एमवी सुशील सर की, ये तो मुझे पता है, क्योंकि उनमें माइंड में कुछ ना कुछ था, जिसलिए उन्होंने पहले ये बोला उनको कि टेनिस एल्बो तो नहीं है। प्रशांत भट्ट सर, भट्ट सर खाना वाना खा रहे लग रहा है। बताइए मैम क्या हो? हाँ सर, ये टेनिस एल्बो के केस में मैम पूछना चाहती हैं, एक्चुअल में शायद ग्रुप में डाला गया था। तो टेनिस एल्बो के केस में कि डायग्नोस कैसे करते हैं, और टेनिस एल्बो के केस में मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो आप गाइड करो सर। थोड़ा इस तरह के पेशेंट आपके पास ज्यादा आते हैं ना सर? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो वही, हमें वात शमन करना, पहले तो दीपन पाचन और वातानुलोमन से शुरू करना है। जी सर। और उसमें हम
स्थानिक स्नेहन संवेदन दे सकते हैं, नस दे सकते हैं, और वस्ती भी मतलब कर सकते हैं। और शमन चिकित्सा में हमें आपका महायोग राज गुग्गुल, त्रोदशांग गुग्गुल, लाक्षा आवा गुग्गुल, इस टाइप की दवाइयां हैं। आपका भ्रदवाद चिंतामणि रस हो गया, महावाद विध्वंस रस हो गया, इस टाइप की दवाइयां आपको देनी है। और आपका लोकल एप्लीकेशन के लिए अपना कोई भी वात शामक तेल से आप उसका स्नेहन शोधन करें तो उससे ठीक होता है। हाँ सर, नहीं उनका मैम का मेन क्वेश्चन ये है कि उसको मतलब डायग्नोस कैसे किया कि हाउ इट इज टेनिस एल्बो, तो उसकी डायग्नोसिस की बात मैम पूछ रही थी। अच्छा, तो डायग्नोसिस क्या कोई केस आया था क्या सर? नहीं, ग्रुप में डाला होगा किसी ने ना, तो उसमें किसी दूसरे ने पूछा होगा कि आपने इसको टेनिस एल्बो कैसे डायग्नोस किया, तो वहां पर तो ये हुआ कि भाई एक्सरे फाइंडिंग थी और एलोपैथी वालों ने बोल दिया था टेनिस एल्बो है। तो मैं जितना समझती हूँ उसमें ये है कि भाई आपका एल्बो जॉइंट के पास में पेन हो जाता है और स्टिफनेस आ जाती है, टेंडरनेस रहती है, दैट इज नोन एज टेनिस एल्बो। क्योंकि ये मेजॉरिटी प्रॉब्लम होती थी जो लोग टेनिस खेलते थे तो उनके साथ में ये चीजें होती थी। जैसे सैटरडे नाइट पैल्सी कहते हैं तो क्यों, क्योंकि नॉर्मली लोग सैटरडे को पी करके पैर के हाथ मतलब पैर के हाथ के उसी बाजू साइड सो जाते थे, तो वहां पर अल्नर नर्व की पैल्सी होती थी, दैट इज नोन एज सैटरडे नाइट पैल्सी। तो इसी तरह की इसमें भी होती है। टेनिस एल्बो मैम नाम इसलिए रखा गया है ना क्योंकि ये अक्सर ना ये प्लेयर्स को होता था उस जॉइंट में। हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ, तो हर चीजों का जो नामकरण है और उसमें वही जो उनको उसको टेनिस एल्बो बोल देते हैं, और हम लोग जैसे कि अपबाहु का से रिलेटेड कर लेते हैं क्योंकि वो ऊपर से लेकर के नीचे तक दर्द आ जाता है, बस उसमें शोल्डर जाम नहीं होते हैं। और क्या कहते हैं कि अस्थि धातु का जो भी है क्षय है या फिर जो भी बढ़ा हुआ है वो सारा का प्रॉब्लम होता है। टेनिस एल्बो ये हमारी लैंग्वेज थोड़ी ना है, ये तो एक जनरली वही मैंने कहा ना कि ये तो एलोपैथी वालों की लैंग्वेज है। और वो लोग जब कोई चीज करते हैं, जैसे देखो वॉशरमैन डिसीज बोला या कुछ भी इस तरह टर्मिनोलॉजी बोला, मतलब फर्स्ट उनका केस कहाँ पर रूल आउट होता है? उन्हीं प्लेयर्स को होती है जो क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो सबसे ज्यादा उनमें पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम टेनिस एल्बो पड़ गया। जी बिल्कुल, वो एक्चुअली उनका एक एंगल से वो खेलते हैं ना, एक एंगल करके वो एंगल से वो उसको कॉक को मारते हैं, तो इसी पोजीशन से उसके नाम उसका टेनिस एल्बो रख दिया। होता क्या है ना कि वो पकड़े होते हैं, टाइटनेस हो जाती है फोर आर्म में, और जो ऊपर वाला आर्म होता है ना वो रिलैक्स हो जाता है, और जो बार बार जब मारते हैं ना तो बार बार एक्सटेंशन फ्लेक्शन से ना ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये होता है। हाँ सही से कहो तो आपने मसल्स को इतना ज्यादा यूज किया उस एरिया का कि मसल्स में एक तरीके से पेन, डिस्कम्फर्ट, टेंडरनेस सारी चीजें हो जाएंगी। और हम सही से सोचे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है वो वहां पर, क्योंकि ज्यादा ओवर यूज किया मसल्स को तो भी मसल्स में प्रॉब्लम आती है। तो सर ने जैसे कहा बहुत सही चीज है मैम, आप सिंपल स्नेहन स्वेदन भी कराएंगे और वाथर द्रव्य तो यूज ही होते हैं क्योंकि पेन में तो हर जगह वो चीज होता है। तो आप देख लीजिए पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से ऑयल यूज करके साथ में वाथर चिकित्सा दे दीजिए, आराम आ जाएगा पेशेंट को। मैम इसमें नस्य किस कौन सा दे? मैम इसमें अग्निकर्म बहुत अच्छा रहता है, और जहाँ यहाँ पे टेंडोन्स का प्रॉब्लम होता है ना तो इसको मेरे ख्याल से हम लोग वात व्याधि में तो आता है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्नायुगत वात मानते हैं इसको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। बट अग्निकर्मा इज हेल्पफुल इन द निरामावस्था। अग्निकर्म जो निरामावस्था में करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैम आप इसमें नस्य तो देखो सिंपल सा नस्य का ज्यादा सोचना नहीं होता जितना मैं जानती हूँ। मतलब प्रेगनेंसी वाले पार्ट को छोड़ करके इनफर्टिलिटी वगैरह केसेस को नस्य में दो ही चीज होती है, एक तो शोधन नस्य देना होता है, एक समन नस्य देना होता है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को देख रहे हो कि कफ ज्यादा बना हुआ तो उसको शोधन में आप षटबिंदु तेल वगैरह करके चीजें यूज कर लो, या नहीं पॉसिबल है तो घर पर ही आपने बना लिया मस्टर्ड ऑयल वाला जो है वो भी शोधन नस्य का बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने खुद बनाया, अपने आप पर यूज किया हुआ है। और शमन नस्य में आपके पास अणु तेल का भी नस्य है, नहीं अवेलेबल है तो आप सिंपल गोघृत से भी नस्य दे सकते हो, बादाम तेल से भी नस्य दे सकते हो। समन नस्य का सिंपल सा मतलब है वो जाकर ब्रिंगहण करेगा, मतलब पोषण का काम करेगा। शोधन नस्य का मतलब है निकालना। तो जब देख रहे हो कंजेशन वगैरह है तो नस्य भी कोशिश करना चाहिए पहले थोड़ा सा पेशेंट का दीपन पाचन करा करके नस्य कराओ तो अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे बहुत ज्यादा कंजेशन पड़ा है और उस वक्त आपने गलती से शमन नस्य दे दिया ना तो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। तो थोड़ा सा ये ख्याल रखने का, मान लो वो भी नहीं कंडीशन है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं सिंपल की बात बता रही हूँ, तो आप पानी में नमक उबालिए, सेंधा नमक, आप उससे भी पेशेंट को अपने सेंटर पर नस्य दे सकते हो और उसका कोई ड्रॉबैक नहीं होगा, उसको तुरंत रिलीफ आएगा क्योंकि सेंधा सॉल्ट आपको पता है छेदन गुण होता है। हाँ, वात हर द्रव्य का जिसका हम लोग नहीं वो स्वेदन कहते हैं,
उस बातहर द्रव्यों से हम लोग ना इसको उपनाह कर सकते हैं। उल्टी हाँ वो चीजें भी हैं, जैसे मैंने नशे की बात पूछा ना, कई बार नशे समझ में नहीं आता है, या कई बार होता है कि हमारे पास पेशेंट आ जाता है और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो जब कुछ भी नहीं होता है, वो देखो ना, मैंने उस दिन अभी मैंने देखा ऑट्रोविन का ऐड आ रहा था। ऑट्रोविन नजल ड्रॉप डालते हैं वो लोग, तो ऑट्रोविन नजल ड्रॉप डालते हैं, तो ऑट्रोविन में क्या डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है। और हमारे शास्त्रों में सारे वर्णन है कि कुछ भी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, आप बना लो। चीजें सिंपल सा ही है कि पेशेंट को मतलब होनी भी चाहिए ठीक, जैसे बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नस से नहीं देना चाहिए जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं हो, क्योंकि अगर तीक्ष्ण नस से रहता है तो पेशेंट लेना नहीं चाहेगा डेली। जैसे कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल का भी नहीं ले पाते हैं। और जैसे हम लोग तो है कि हम लोग किसी चीज का भी ले लेते हैं, हमें पता है ना उसके फायदे ये हैं, तो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं मस्टर्ड ऑयल वाली प्रिपरेशन नहीं ले पाते हैं, या कोई ज्यादा तीक्ष्ण नस से दिया तो वो नहीं ले पाते हैं। तो ये चीजें ना आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं मैम। ठीक है और मैम, वैसे तो अंजना मैम बताते हैं ना, अदरक वाला, सिगरू वाला, इस तरह के बहुत सारे शतपुष्पा वाले, ये सब सारे बहुत सारे हैं वो। गायनी की बात अलग है मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू शशि मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है या कुछ शेयर करना तो प्लीज बोले। मैम शशि मैम, मैं हाँ मैम, कविता मैम बोले प्लीज मैम। जी मैम, एक्चुअली मेरा रिलेटिव, मेरा देवर है, आज ही उसकी कोई अचानक से उसने ब्लड सैंपल में CBC करवाई, तो उसका रिपोर्ट में मैम उसका DLC काउंट बहुत ज्यादा बढ़ा, 1,37,000 आ गया है। तो और मैम उसका देखो, उससे रिपोर्ट के हिसाब से टेस्ट मतलब ट्रीटमेंट मत करो। आप अपने पूरे आयुर्वेदिक माइंडसेट से पूरी हिस्ट्री ले लो पेशेंट की, चाहे वो आपका घर वाला ही है ना, मतलब घर के लोग हैं, सॉरी। हिस्ट्री तो उसकी तो पूरी मेरा पता कहने का है। मतलब है, आप उनको सर वाली केस शीट दे दो भरने को, क्योंकि देवर है तो आप पूछ नहीं पाओगे, है ना, घर में इंक्वायरी ज्यादा नहीं कर पाता इंसान। तो आप ऐसा करो, सर की केस शीट उनको दे दो और बोल दो कि भर दें। भरने के बाद में आप एक बार चेक कर लो, अगर वो आपके साथ रहते होंगे तो बहुत सारी चीजें तो आपको पता होंगी कि किस किस वक्त खाते पीते हैं, तो हाँ, आप वो तो अगर सब उसमें दिनचर्या खराब है जी, बिल्कुल, वो तो हाँ मुझे सब पता है, उनका आहार विहार वो सब खराब ही है। वेट कई दिनों से थोड़ा सा डाउन, पहले से ही वो ऐसा ही है, लेकिन हाइट तो अच्छी, 5 फुट 5'9'10" है हाइट तो उसकी। और वेट उसका अचानक से उन्होंने CBC ऐसी उनकी मदर का करा रहे थे, तो अपना कराया, तो मैम डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएगी, तो उसने तो बोल दिया कि तुम्हारा तो यहाँ इलाज नहीं है, तुम्हें तो ब्लड कैंसर है, ऐसे बता दिया है। ये कौन सा तरीका होता है? ऐसे बोल दिया है, तो वो नहीं, आप बेचारी। ऐसे नहीं परेशान होइए मैम, ऐसी बात है तो आप रिपोर्ट भेजो हाँ, अभी। क्योंकि मेरे पास TLC हाँ, काउंट 1,37,000 है, तो हो सकता है कहीं फाइंडिंग या फिर रिपोर्ट ही कुछ डिस्टर्ब हो गई, एक जीरो उसमें जो लास्ट में एक जीरो ज्यादा हो गया हो। लेकिन उसका लिम्फोसाइट वैल्यू भी कम आ रही है, और जो हीमोग्लोबिन है वो 12.3 है। और बात ठीक है वजन मैम, वजन लेकिन वजन आप हाँ, पहले से वजन कम कितना है। घटा है कितने टाइम में? वजन घटा है पहले से काफी। और 1 साल पहले जब वो हमारे यहाँ मतलब रीवा में आया था, तो वहां कराया था। थोड़ा अल्कोहल वाली भी हिस्ट्री है, तो थोड़ा उसको सोनोग्राफी करा की हेपेटाइटिस मिला था, माइल्ड हेपेटाइटिस। और बाकी सारी वैल्यू सब करवाई थी हमने, SGPT CBC सब, तब तो सब सही था। अब 1 साल के भीतर अचानक से ऐसे, मैम तो बहुत मैम कुछ हो अभी सकता है, 1 ईयर तो बहुत लंबा टाइम होता है। एक बार मैं कहूँ कि उनके सारे टेस्ट मतलब फिर से रिपीट करा फिर लीजिए। रिपीट कराना, हाँ, काउंटर हाँ चेक कराया थोड़ा सा, है हाँ, ना मैम। करा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पैनल पर देखो अनुरिता मैम वगैरह भी हैं, जो लोग CA वगैरह के पेशेंट्स को देखते ही हैं। पहली बात तो ये है, दूसरी बात है कि दुआ करिए ये चीज नहीं हो। नहीं हो आप तो पहले वही। उनकी ग्रहणी दृष्टि पर मतलब पूरी एकदम एक हाँ हिस्ट्री लीजिए, तो हाँ, आपको इस बिल्कुल। हिस्ट्री से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करें, एलोपैथिक माइंडसेट से मत चलिए कि TLC आ हम्म गई फिर हम इसको क्या करें, हम्म ठीक है। कि हम्म एलोपैथिक माइंडसेट से चलेंगे तो फिर ज्यादा परेशान होकर काम कर पाएंगे। मैं तो सिंपल से हम्म जानती हूँ, तो आप अपने आयुर्वेद के हिसाब से चलिए कि कहाँ पर क्या क्या गलत हो रहा है, दिनचर्या, हम्म रात्रिचर्या, आहार विहार में। हम्म, और हाँ, वो जहां सब जहां खराब है। वो आप बता सकती हैं पेशेंट को वे हम्म, करेक्ट कर लो, करेक्ट करवा लीजिए। जी, और फिर बिल्कुल बिल्कुल। आपको ज्यादा हो तो एक बार नहीं आप अगर डिटेल हिस्ट्री ले पा रहे हो, जैसे आपने हम्म एक बार फॉर्म फिलअप कराने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ बच जा रहा है, तो आप चाहें तो हम्म फोरम पर भी ला सकती हैं। और यहाँ हम्म पर पाठक सर हैं, अनुरिता मैम है, प्रशांत सर हैं, कंचन मैम है, हम्म और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अनुभवी हैं और काफी इस हम्म तरह के पेशेंट्स जिन्होंने ट्रीट किए हैं, तो आपको एक हम्म बेहतर गाइडलाइन दे पाएंगे। ठीक हम्म है मैम। और हम्म सीए हुए होने से कुछ नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। हुए हुए जो राम रचि रखा, अगर परमात्मा ने किसी को जीवन दे रखा है ना, लोग कैंसर हम्म से 2-2 3-3 बार उभरे हुए पढ़ते ना हिस्ट्री। हम्म तो पहले तो ये चीज मत सोचिए शुरुआत में, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत पहले की बात करो तो पेशेंट को अगर मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती थी, तो जो नर्सें होती थी ना, छोटी मोटी दाइयां टाइप की,
वो लेडीज को हमेशा डरा देती थी कि कैंसर होगा, क्योंकि ये मेरे घर में खुद 1-2 लोग के साथ में हुआ था। फिर बाद में जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो अपना टेस्ट वोस्ट कराते हैं, उसमें कुछ नहीं आता है। मतलब वो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज आज से आप 20 साल पहले चले जाओ तो वो शायद ना 1 या 2% को निकलता था, बट चांसेस होते हैं कि भाई मेनोपॉज के बाद अगर 2-4 साल बाद ब्लीडिंग हो रही है तो कंसर्न तो होता ही है, ध्यान देने की जरूरत होगी, बट वो लोग ऐसे ही डराते हैं। तो पहले आप ऐसा करो कि एक बार उनकी प्रॉपर हिस्ट्री पूरी ले लो, जैसे आप LFT RFT करवा ले, KFT भी करा लो, लिपिड प्रोफाइल सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको पता है, CA 125 जो मार्कर है वो भी करा लेना है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा लेना। सिंपल जितने जांच है आप सारे करा सकते हो। जब अल्ट्रासाउंड में कुछ निकलेगा तब अगर ये CT सब स्कैन वगैरह के रिपीट बाद, भी अगर आएगा तो फिर हाँ केस तब उसके बाद वो करेंगे। साथ में इधर में पूरी आपने हिस्ट्री लेनी है, ग्रहणी दृष्टि वगैरह का सब सारा आपने बता ही दिया, उनका सब कुछ का है भी, अल्कोहल की भी हिस्ट्री है, दिनचर्या भी है। तो ये सब तो कुछ ये सब मिलाकर खराब बहुत कुछ हो भी सकता है और बहुत कुछ क्योरेबल हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको परेशान होना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि यहाँ पर पैनल पर पाठक सर तो है ही, है ना। हाँ आज ही देखा तो वो हाँ खुद तो ही आप परेशान परेशान नहीं हो, गाइड हो जाएगा। हाँ अनुरिता मैम है ही, जो वो लोग CA देखते ही हैं, आपको पता है, आदित्य सर हैं, वो जी खुद ही जी ब्लड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हाँ है ना। हाँ वो लिक्यूमिया की तरफ जा रहे हैं, वहां पे रिपोर्ट दिखाई होगी, डॉक्टर बोले कि अरे ये तो लिक्यूमिया है। नहीं, क्या रिपोर्ट में ल्यूकीमिया लिखा हुआ था? नहीं लिक्यूमिया नहीं लिखा हुआ था, वो तो सिंपल वही TLC के बेस पे उन्होंने बता दिया है, TLC कोई इतना बात नहीं, ज्यादा यहाँ पर बढ़ा है। आदित्य सर है, आदित्य सर आज आए हैं नहीं आए हैं? डॉक्टर आदित्य, चलो कोई बात नहीं, आप वो करो, ठीक है, पहले एक बार उनकी मैम ले लो, फिर सब आपको गाइड कर देंगे, आप हाँ परेशान रिपीट नहीं मैम रिपीट इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद अगर 2-3 जगह से अलग काउंटर चेक कराएंगे तो मैम आप खत्म। दीपन पाचन स्टार्ट करिए, है ना, और वातानुलोमन जो भी TLC VLC होगा ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। बाकी बाद में फिर आप रिपोर्ट करा करके अपनी चिकित्सा शुरू कर दीजिए, आप दीपन पाचन वातानुलोमन हाँ जो ये शुरू उनकी हाँ सिम्टोमेटिकली है ना। हाँ डॉक्टर बिल्कुल अश्विनी मैम ने हैंड रेस किया, मैम बोले मैम आप प्लीज। नमस्ते हेलो मैम। मैम। नमस्ते सबको। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा एक केस था मैम, ग्रुप में मैंने रिपोर्ट भेजा था, तो उसके बारे में ही थोड़ा सजेशन चाहिए था। वो एक 6 मंथ्स PNC केस है मैम, वो IVF से प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ। कंटिन्यूअस 1 ईयर उसका ट्रीटमेंट चला, तो IVF से अभी बच्चा हुआ, 6 मंथ्स हो गया, लेकिन डिलीवरी होके 1.5 महीने में उसको थोड़ा नेबोथियन सिस्ट का इन्फेक्शन होके वो इन्फेक्ट होके एब्सिस हुआ था। फिर 3-4 टाइम्स रिपीटेडली ड्रेन किया और फिर से हुआ था। और अभी रिसेंट ये मेरे पास आई थी कंप्लेंट लेकर के, डिस्चार्ज लेबिया मेजर के साइड पे था। अभी MRI कराया तो कॉम्प्लेक्स पेरिनल एंड वेजिनल साइनस ट्रैक्ट्स ऑन लेफ्ट साइड विद एब्सिसिस फॉर्मेशन आया है मैम उसका। तो इसमें क्या कर सकते हैं मैम? ये तो मैम पहले रिपोर्ट की बात हो गई, आपने पेशेंट को PV करके देखा? PV किया है मैम उसको। तो PV करने से ये तो पता चल गया ना डिस्चार्ज उसका कैसा है? डिस्चार्ज पस है और ब्लड मिक्स, एक बार क्लीन कर लिया तो फिर ब्लड डिस्चार्ज भी होता है। नहीं, डिस्चार्ज जो है कर्डी डिस्चार्ज है कि वाटरी डिस्चार्ज है? मैम नेबोथियन सिस्ट है क्या उसकी वॉल पे? नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर अंजना मैम आज है नहीं, मैम ज्यादा बढ़िया मतलब गाइड सर करते हैं। अरविंद सर, हाँ पाठक सर भी करेंगे गाइड आपको। तो एक बार जब वो चीजें देख लिया तो ऐसे तो अपने सोचो तो AKT चला सकते हैं, रक्त पक्ष वगैरह ये सब सारी चीजें चला सकते हैं, पंचवल्कल वगैरह के थ्रू वॉश करा सकते हैं मैम वहाँ पर मैम प्रॉपरली। वो जब पहले आई थी ये कंप्लेंट लेके, तो मैंने सिर्फ एक्सटर्नली देख के उसका हिस्ट्री देख के AKT, सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर गुगुलू और पंचवल्कल से सीड्स बाथ और क्लीन करके एक हरवा पिष्टी लगाने के लिए ये सब दिया है मैम। उसके बाद में जब वो अभी थोड़ा ये लग रहा है, थोड़ा सूखा हुआ सा लग रहा था, थोड़ा पहले से कम लग रहा है सिस्ट, तो मैंने अभी MRI करवाया है, तो अभी ये इंटरनली ये आया है। तो मैम एक बात और मुझे बताओ, ये सारी चीजें तो ठीक है, पेशेंट की ये अग्नि का क्या हाल है? अभी तो सब नॉर्मल है मैम। जब पहले स्टार्टिंग में आई थी तो उसको थोड़ा था प्रॉब्लम था, क्योंकि उसने आफ्टर डिलीवरी पथ्य पालन नहीं किया था। नहीं मैम, क्योंकि मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि व्रण की चिकित्सा में अगर आप देखेंगी, क्योंकि पस डिस्चार्ज है या कुछ इस तरह का, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए दुष्ट व्रण है, ठीक है। तो दुष्ट व्रण की जो चिकित्सा का सूत्र है, सुश्रुत ने साफ साफ पहले उसके लिए लंघन लिखा है 3 दिन का,
और कोई भी घटिया से घटिया व्रण हो अगर 3 दिन लंघन करा दो तो बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उसको थोड़ा सा लंघन कराइए, जिस भी लेवल पर पॉसिबल है आपको लंघन कराइए और मैम दीपन बेबी पाचन और है ना, रोमन उनको दीजिए। उनको छोटा बेबी है तो वो हाँ लंघन मैम, वो कैसे कर फीडिंग पाएंगी मैम? फीडिंग करना है नहीं तो हाँ लंघन का मतलब ऐसा नहीं होता कि लंघन का मतलब आपने पूरा करा दिया। लंघन का मतलब लघु आहार भी होता है। लंघन का मतलब होता है कि सुपाच्य लिक्विड डाइट भी अगर आप देंगे तो मिल्क तो बनेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि रोटी दाल चावल सब्जी जब खाएंगे तभी मिल्क बनेगा, मुख सूप है ले ना। सकते हैं, मुख का हाँ, सूप। तो आप उस तरीके से, क्योंकि पेशेंट को ठीक होना भी तो जरूरी है ना भाई, तो उससे आपको आराम आएगा। दूसरी बात है कि आपने जब पेशेंट को बोला तो हो सकता है पेशेंट बहुत बढ़िया से फॉलो नहीं करते हैं वॉश वॉश करने के केस में। हाँ तो मेरे ख्याल से वो प्रोसीजर आप अपने सामने करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे कंचन मैम होंगे तो कंचन मैम बहुत बढ़िया गाइड करेंगे। कंचन मैम थे तो जात्यादी अभी तेल का पिचू भी रख सकते हैं ना मैम वहां पर? जात्यादी हाँ तेल जी का हाँ जी, पिचू एक मिनट। कंकन कंचन भस्म से या फिर मैम ये पिटकरी से सिर्फ धावन। एक्सटर्नल का सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है मैम कि उस व्रण तो एक्सटर्नली है, लेकिन वो जो साइनस बने हुए हैं अंदर से 3-4 वो है, रिपोर्ट में है मैम, आप देखिए इसमें। मैम सूक्ष्म त्रिफला यूज कीजिए 5DD, अच्छे रिजल्ट है मैम। सप्तविंशति गुगुल मैंने एक पेशेंट को दिया था, उसको मतलब इसको भगंदर या नाड़ी व्रण की तरह ट्रीट करिए ना, सिर्फ बात लेकिन फीडिंग वाली माता में मतलब ये हम दे सकते हैं मैम इतना डोज? ये भी तो देखना मैम पड़ेगा। सूक्ष्म त्रिफला है, वो त्रिफला है और मैम बहुत सिंपली वो कम त्रिफला मात्रा ही में है, कजली सूक्ष्म रहती त्रिफला है। वो कुछ नहीं है। त्रिफला में ही त्रिफला की भावना एक छोटी तरीके से छोटी आती है। टैबलेट रहती है, ज्यादा नहीं। जी जी हाँ, फिर तो ये सही है मैम। जो मैडम अभी जो बता रहे हैं सूक्ष्म त्रिफला वाला, ये करके देखिए सर। और कहरवा पिष्टी तो थोड़ी सी मात्रा में भले आप दे ही सकते हो, वो तो अच्छा ही है, एक्सटर्नल हो या इंटरनली भी हो, वो भी साथ में। मैम जात्यादी ऑयल का पिचू भी यूज कर सकते हैं। मेरे पेशेंट ने हाँ। पिचू वगैरह यूज नहीं किया था, वो भी नहीं किया था उसने, सिर्फ बात भी नहीं किया था, मेल पेशेंट था। लेकिन मुझे सूक्ष्म त्रिफला और AKT और सप्तविंशति गुगुल के काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे मैम। उसका पेन बहुत ज्यादा पेन होता था, बैठ भी नहीं पाता था पेशेंट, तो उसको हाँ, बहुत अच्छा एरोफाइलस रिजल्ट फिस्टुला केस में सप्तविंशति बढ़िया रिजल्ट लाता है। जी जी मैम, सही बात मैं है। काफी ये यूज अभी करती तो एक हूँ। तरह का और फिस्टुला ही हुआ में ना। काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे सप्तविंशति के ना, तो मैं यूज करती हूँ उसको। मैम कौन सा बोल रहे हो? सप्तविंशति? सप्तविंशति गुगुल मतलब सप्तविंशति मतलब 27 कंटेंट। ओके, इसकी मेन इंडिकेशन क्या है इस मैम अर्श और भगंदर है इसका मेन। पाइल्स फिस्टुला में मेन यूज करते हैं मैम, जितने एनोरेक्टल वाले होते हैं सारे डॉक्टर यूज करते हैं इसको। जी थैंक यू। तो एनोरेक्टल का मतलब क्या हुआ कि वहां पर त्वचा, रक्त और मांस की दृष्टि होती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वेजाइनल रीजन में भी त्वचा, रक्त, मांस की तो दृष्टि होगी। और क्योंकि वो जेनाइटल एरिया में ना, भग भग एरिया में, तो उसको भगंदर की तरह ही ट्रीट करेंगे। हाँ मैम के सेविया मेजोरा के पास है वो साइनस बना हुआ है, तो फिर हाँ। भगंदर और नाड़ी व्रण की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा। तो जो मैम साइनस बने हुए हैं वो सिर्फ MRI में हो रहे हैं, ऐसे आपको मतलब पल्पेशन में वगैरह में नहीं फील हो रहा कुछ अलग सा? नहीं मैम, वो फाइब्रोज्ड टिश्यू ही थोड़ा लगता है नया पाल्पेशन, लेकिन ऐसा कुछ बाहर से ऐसे नहीं पता चलता कि कहीं और लिंक है उसका, साइनस ओपन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। रवि सर भी हैं, रवि रिजल्ट नहीं आएगा तो सर फिर वही नमस्ते, प्लीज आप गाइड करें। वाला ट्रीटमेंट बचता है मैम। फिर अगर इससे रिजल्ट नहीं हुआ, पेशेंट को आराम नहीं मिला, तो फिर तार सूत्र फिर होता है, फिर सर्जिकल वाला साइनस में। ओके मैम, पेशेंट ऑलरेडी इतने बार ड्रेन करके उसको दर्द कर दिया है कि वो बहुत ही डर गई है वो। मैम सिर्फ ड्रेन करने से कुछ नहीं होगा, तो पल्स बनता रहेगा ना बार बार, जब तक वो वहाँ इन्फेक्शन रहेगा। तो और कोई सर कुछ देनी पड़ेगी। सर रवि अरविंद सिंह सर नमस्ते। सर हैं सर, मतलब हमको पढ़ाते थे कॉलेज में, सर्जन हैं सर। सर थोड़ा गाइड करें प्लीज। सर तक लग रहा आवाज नहीं जा रही। किसी और का भी अनुभव हो तो इस फील्ड में प्लीज बताएं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, प्लीज सर बताएं सर, जो केस अभी आपने मतलब मैम को अब थोड़ा सा जैसे गाइड करें सर भग प्लीज। की जो चर्चा हो रही थी, जी तो सर। भग तो पूरा एरिया ही है, पेरिनल सर। रीजन जो है, पेल्विक रीजन जो भी है, पूरा भग एरिया ही बोला है, उसी के नाम पर ही भगंदर पड़ा है उसका। ऐसा जी नहीं सर। केवल जो है एनल के आसपास हुआ वही हुआ, जी तो पूरा सर। एरिया ही भग हुआ।
तो भगंदर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जी और सर। इसमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, जो भी साइनस है या फिस्टुला है, उसका प्रॉपर ड्रेनेज जब हो जाएगा तो वो अपने आप जो ट्रैक हिल कर जाते हैं। तो हो सकता है वो जो वजाइना में ओपनिंग है या डिस्चार्ज है, वो हो सकता है उसकी ब्रांचिंग भी हो, वहां तक एक्सटेंशन गया हो। तो अगर जो है एनल रीजन में ट्रीट करने से और उसका डिस्चार्ज प्रॉपरली निकल जाता है तो अपने आप को जो है जाएगी। जी सर, तो मुझे लगता है फिर किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास उनको जाना चाहिए एटलीस्ट, है ना? हाँ, प्रोक्टोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए और साथ में ग्रहणी भी देख लीजिए, ग्रहणी दूसरी तो नहीं कहीं। क्योंकि वो वही प्रॉपर क्षार सूत्र वगैरह करेंगे फिर उस केस में, है ना सर? हाँ जी 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 सर, थैंक यू सर। तो और मैम कुछ आप एक इसी किस्में तरीके से ऐसे भी करिए। आए जो जी क्षार सर। सूत्र करा चुके थे, उनको रिकरेंट भी हुआ और उसके बाद मैंने जो है उनको ग्रहणी मतलब हिस्ट्री में ग्रहणी मिली, तो ग्रहणी की चिकित्सा की तो वो अपने आप ठीक हो गए। जी ऐसे भी सर। केसेज आए। हाँ जी सर, सर थैंक यू तो सर। फिर मैं क्षार सूत्र ही बेस्ट रहेगा ना सर इसमें भी, या फिर इंटरनल हम शमन चिकित्सा करते टाइम ये करने का जरूरत नहीं है ना सर? एक बार पहले ग्रहणी वगैरह देख लीजिए, एक बार समन चिकित्सा कर लीजिए, फिर इसके बाद क्षार सूत्र की प्लानिंग करिएगा। ओके सर, ठीक है सर, जी थैंक यू। जी थैंक यू सर। डॉक्टर जी शक्तिमोहन पाठक सर नहीं बिजवाल है जी, क्या? सर आपका माइक ऑन है, अभी कुछ बोलना चाहते हैं क्या प्लीज? हाँ पाठक सर नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही सर की। पाठक सर अभी शायद गए थे, अपने फादर का कुछ काम था, वही करने गए अच्छा थे। हाँ सर, आप अच्छा बोलो प्लीज। हाँ सर से कुछ पूछना था तो मैंने कहा तो सर आए तो पूछूंगा। जी मैं जी हूँ, सर। बताइए बताइए सर, जी बताइए। सर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम सर। सर। सर मेरे पास एक दो पेशेंट इस समय चल रहे हैं माइट्रल स्टेनोसिस के। अच्छा, तो सर उसमें क्या मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा? फिलहाल स्टेनोसिस है मैं ना, तो कहीं ना कहीं वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, तो जी उसमें सर जो रस पाचक रक्त पाचक है ना, उसमें जो जी द्रव्य है वो स्निग्ध जो द्रव्य है वो लेके जी घृत सिद्ध करके वो खाने के लिए हम लोग देते हैं, तो उससे जी वो माइट्रल वॉल स्टेनोसिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जैसे हमको सर जी ने सिखाया है। आप देखिए जी जैसे सर जी रस पाचक में पटोल इंद्र कुटकी, इसमें स्निग्ध जी द्रव्य कौन सा है वो निकालिए और घृत सिद्ध करके खाने के लिए दीजिए, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि हार्ट जो है वो रस और रक्त इन्हीं से बना है, मतलब रक्त से ही बना है, जी तो सिरा मर्म है ना, हृदय, तो जी वहां जी के वॉल को ठीक करना है तो हमें रस पाचक रक्त पाचक ही देना पड़ेगा, घृत सिद्ध करके, बहुत अच्छा जी फायदा सर। होता है। मेरे पास जो और पेशेंट है सर जो है उसको अभी लेनॉक्सिन चल रहा है सर पहले से ही, वो मैंने भी बंद नहीं किया सर जो है, और रस पाचक दिया है सर उसको, और उसको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस भी, सीरम लाइपेज पॉजिटिव है सर जो है, खासा बढ़ा उसमें तो हुआ है। सूक्ष्म त्रिफला एकेटी और पित्तज ग्रहणी की सारी चिकित्सा किया तो ठीक हो जाएंगे पैंक्रियाटाइटिस है तो। एसजीओटी एसजीपीटी भी सर बढ़ा हुआ है। जी तो मैंने सर जो है फलत्रिकादिक पाद दिया सर उसको, और जी रस पाचक दिया सर, और जी क्या कहते हैं आम पाचन के लिए सर जो है मैंने नागर मोथा चूर्ण और प्रवाल सॉरी पंचामृत परपटी और संघ भस्म ये दिया सर, जी और अर्जुन पात दिया है सर जो है, और 880 मैंने सर जो है पुनर्नवासो और आपको 10 मुद्रा दिया है सर जो है, जी। और प्रभाकर भट्टी सर दिया है। बाकी सर इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं सर जो? इसमें हृदय का काम है, अगर मेटल वाल को ठीक, एक मिनट, पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, तो और सर इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें एरंड क्षीर पाक बहुत अच्छा काम करता है, और सहचरादी तेल या क्षीर वाला तेल का मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। और सर हित ठीक है बस्ती भी सर, दे आप सकते हैं क्या? हाँ हाँ सर, आप रिपोर्ट्स भेज दीजिए, फिर देख के बताएंगे, अच्छा से मैं जी बता सर। पाऊंगा। सर हित ठीक बस्ती है, भी दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं सर, आप रिपोर्ट्स भेजिए ना, मैं देख के अच्छे से बताऊंगा आपको। जी सर, तो किस आयल की सर देंगे अगर देना होगा तो? हाँ ठीक, क्या सर? किस आयल की सर देंगे हित बस्ती अगर देना होगा तो? हृद बस्ती तो क्षीर वाला तेल बहुत अच्छा काम करता है, एरंड तेल का जी भी बहुत अच्छा काम करता है हृद बस्ती। मैंने जी वो जी बस्ती के सामने नॉर्मल बस्ती भी कहा, दशमूल काढ़े का और क्षीर वाला तेल का या धनवंतर तेल का,
जी 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 उसका बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सर, थैंक यू सर आप सर। रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, अभी सेशन बंद करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम Good night, सर। everyone. Good night.